अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग सब आए। आज मेरा नाम डॉक्टर सलमान किरमानी है। मैं आगा खान अस्पताल में जेनेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चों का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, उसको हेड भी करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं KDSP आता हूँ, क्योंकि मुझे वाकई वो जो कहते हैं कि इंसान डॉक्टर क्यों बनता है और बच्चों का खास तौर पर डॉक्टर क्यों बनता है, जब इंसान KDSP आता है और इतने सारे फ्यूचर, इतना ब्राइट फ्यूचर देखता है बच्चों का, तो वाकई उसको फिर इत्मीनान हो जाता है कि अब सही पेशे में है, सही काम चल रहा है। तो मैंने जो आज टॉपिक चूज़ किया है आपके लिए, वो टीम अप्रोच के लिहाज से किया है। और मकसद यही है कि हम पूरे टीम अप्रोच के बारे में बात करें। और जाहिर है फिर मुझे मैं हमेशा जब भी KDSP आता हूँ तो मुझे ये होता है, पता होता है कि मैं आप लोगों को सिखाने कम और आप लोगों से सीखने ज़्यादा आया हूँ, क्योंकि आपका जो तजुर्बा होता है वो मुझे बहुत सिखाता है कि मैं अपने और जो मरीज़ हैं और जो बच्चे आते हैं हमारे पास अस्पताल में डाउन सिंड्रोम के, उनका किस तरह बेहतर ख्याल कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा शुरू में कि आप में से कौन ऐसी फैमिली है जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा है, उनके बच्चों को नहीं देखा है? अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक, गुड। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी मुलाकात होगी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ज़बरदस्त, चलिए ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि वो फिर एक जो है वो सिलसिला चलेगा और इंशाल्लाह हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह यहाँ भी आते रहेंगे ताकि फिर एक वो सिलसिला बरकरार रहे। तो इस टीम अप्रोच का मकसद इस वजह से है, और अच्छा है कि कुछ नई फैमिलीज भी हैं यहाँ, क्योंकि जब एक डायग्नोसिस होती है डाउन सिंड्रोम की, तो जाहिर है वो जिस तरीके से होती है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम डॉक्टरों को सिखाते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है ताकि वो वालिदैन को बेहतर सिखा सकें। काफ़ी वालिदैन हमें ये बताते हैं कि वो जो पहले चंद दिन होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है उनको और जो मुस्तकबिल दिखाया जाता है डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए, वो बहुत तारीक या बहुत डिप्रेसिंग सा होता है। या कभी कभार ये भी होता है कि वालिदैन का खुद तजुर्बा होता है डाउन सिंड्रोम के साथ, या तो फैमिली में या मोहल्ले में या अपने बचपन से, और वो समझते हैं कि वही आउटकम उनके बच्चों के साथ होगा। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ बहुत से जो है एडवांसेस हुए हैं और मुस्तकबिल में बहुत बेहतरी आई है। तो उसमें जब हम वालिदैन से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, और उनको हमें टाइम मिलता है उनको बेहतर समझाने में, और उनको भी ज़रा टाइम लगता है थोड़ी सी चीज़ समझने में। उसके बाद जब हम कहते हैं कि ठीक है, हमारा एक क्लिनिक में एक मुलाकात हो गई, हमने आपको जो कि जिसे जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं वो कर दी, तो फिर अगली मुलाकात कब होगी? तो उसमें फिर जो है मैं क्लिनिक में बैठता हूँ तो फिर मैं ENT के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलवाता हूँ, आप लोग को आंखों के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलवाता हूँ। उसके साथ फिर थायराइड का टेस्ट भी होता है, अगर हार्ट में कुछ इशू हो तो फिर एको भी करवाना पड़ता है, दिल के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं तो फैमिली की मैं देख रहा होता हूँ कि जो स्पिरिट है वो और नीचे गुजर रही होती है। एक तरीके से उनको परेशानी होती है कि इतने सारे डॉक्टर्स या इतनी सारी टीम्स की ज़रूरत क्या है, ये इतना बड़ा मसला है कि क्या एक डॉक्टर नहीं देख सकता? बाकी हमारे बच्चे तो बीमार हुए थे, हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ये चीज़ की और ठीक हो गए वो। तो मेरा मकसद समझाने का यही है कि ये एक टीम अप्रोच से ही चलता है, क्योंकि ये पूरी एक लाइफ लॉन्ग अप्रोच है, ठीक है ना। और जाहिर है आप लोग इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने की मेहनत की या 2 साल की मेहनत की और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेहनत चलती रहेगी कि हमें इन बच्चों के लिए मेहनत करनी है। तो इस वजह से मैं ख़ास तौर पे इस टीम अप्रोच पे जो है वो गौर करना चाहूँगा, क्योंकि टीम अप्रोच से ही काम बेहतर होगा। और हमारे सेटअप में जो जो पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सेटअप है, इसमें जो एक बहुत बड़ी डिफिशिएंसी समझ लें वो यही है कि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। बाहर के मुल्कों में जाएं जहां डाउन सिंड्रोम का केयर ज़्यादा एडवांस्ड है, अमेरिका ले लें, UK ले लें, कनाडा ले लें, वहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। तो जितने भी सारे डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं उनका खर्चा वालिदैन की पॉकेट से नहीं आता खुद, तो वो बर्डन उनके ऊपर नहीं होता। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को हम समझते हैं और KDSP वाले भी समझते हैं, और इसी वजह से हमने कोशिश की है कि एक तो डिस्काउंटेड रेट पे आपको आगा खान में देखा जाए, क्योंकि वही खास अगर आंखों का डॉक्टर हो तो वो बच्चों की आंखों का डॉक्टर हो और ऐसा डॉक्टर हो जो कि डाउन सिंड्रोम का तजुर्बा रखता हो। डेंटिस्ट भी अगर हो तो वो भी उसी फील्ड से हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे लोग मौजूद हैं हमारे पास आगा खान में, लेकिन जाहिर है बर्डन हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन, स्पेशली अगर बार बार जाना पड़े। तो उसमें हमारा एक तो वेलफेयर सिस्टम मौजूद है, लेकिन KDSP के थ्रू भी डिस्काउंटेड रेट्स एप्लीकेबल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब उन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हों, और अगर इन एडिशन कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आप जो है सही डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सके। तो इस वजह से मैंने टॉपिक चूज़ किया है। तो जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है
उसके अंदर बेसिकली मैं एक तो मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं डाउन सिंड्रोम के साथ उनको थोड़ा सा दोहराऊंगा। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत फेमिलियर है, कुछ लोगों के लिए शायद पहली दफा सुन रहे होंगे। फिर एक केयर प्लान किस तरह बनता है डाउन सिंड्रोम के बच्चों का वो बताऊंगा, और फिर आखिर में टीम अप्रोच पे आऊंगा मैं। तो ये एक लिस्ट है जो कि आप अगर समझें कि सर से पैर तक जाएं तो सबसे कॉमन जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डाउन सिंड्रोम के साथ वो हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे जो टॉप सबसे ज्यादा कॉमन हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे तजुर्बे में ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड प्रॉब्लम है। जब भी मैं कहता हूं और जब मैं पर्ची भरता हूं कि जी आप जाके हियरिंग टेस्ट करवा लें या ईएनटी डॉक्टर को दिखा लें, हमेशा ये रिस्पॉन्स आता है लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आवाज सुनता है या ये सुनती है, या जब हम नाम लेते हैं तो ये तो रिस्पॉन्स देता है, तो हमें क्या जानने की जरूरत है। तो फिर मैं समझाता हूँ वालिदैन को कि हियरिंग जो है वो बहुत ही यानी कि सबसे जरूरी हिस्स जो होती है ना बचपन में वो है। इस वजह से क्योंकि जब बच्चा सुनेगा और दिमाग में वो आवाजें आएंगी, वो साउंड्स आएंगे, तभी जाके स्पीच बनेगी और बच्चा बोलेगा। हमने देखा है बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ भी मेरा तजुर्बा है कि जो डाउन सिंड्रोम के जो थोड़े से बड़े बच्चे हम देखते हैं या 15-20 साल के जो इंडिविजुअल्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, हम देखते हैं ज्यादातर उनकी स्पीच अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुई भी है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये नहीं है कि उनका डाउन सिंड्रोम बहुत ज्यादा सीवियर था और आजकल के बच्चों का जो है वो माइल्ड डाउन सिंड्रोम, ऐसी बात नहीं है। वो है कि उस जमाने में किसी डॉक्टर को समझ नहीं थी कि हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए, तो उन्होंने वालिदैन को बताया नहीं और हियरिंग की जो है वो सोल्यूशन निकला नहीं। क्योंकि हियरिंग का अगर मसला हो तो इसका सोल्यूशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जिसको हियरिंग प्रॉब्लम हो उसको हियरिंग एड लगेगा, या उसके भी ज्यादा जो एक चीज होती है कोक्लियर इम्प्लांट जिसे कहते हैं, जो कि बहुत कम बच्चों में लगता है, जो कि खास एक इम्प्लांट होता है पीछे लगता है, वो ज्यादा बच्चों को नहीं चाहिए। कभी कभार ये होता है कि कान का जो ये पर्दा है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वहां जिस तरह बलगम जमा होता है ना जब नजला जुकाम होता है, उसी तरह वहां भी बलगम या मवाद जमा हो जाता है। और जब वहां मवाद जमा हो तो फिर एक समझे कि जिस तरह कभी कभार आपने देखा होगा कि जिस तरह वैक्स जमा हो जाता है ना कान में तो सही तरह सुनाई नहीं देता, तो उसी तरह उन बच्चों को सही तरह सुनाई नहीं देता। तो क्या होता है कि उनको जब आप आवाज देते हैं या शोर होता है, उनको कोई आवाज जा तो रही होती है लेकिन वो क्लियर नहीं होती। तो मैं वालिदैन को कहता हूं अगर आप जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूं आप अपने दोनों हाथ लीजिए और कानों पे डाल दीजिए और फिर जो मैं कह रहा हूं वो सुनने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ मैं बोल तो रहा हूं लेकिन क्लियर स्पीच नहीं आएगी। जब ब्रेन वो चीज सेंस करेगी तो वो सही तरह जो वर्ड्स की जो अप डाउन होता है, जो सारी जो चीज हम कहते हैं जिस तरह का साउंड निकल रहा है वो ब्रेन आपकी सही तरह प्रोसेस नहीं कर सकेगी। जब वो प्रोसेस नहीं कर सकेगी तो अपने लफ्ज नहीं बना सकेगी। तो मेन रीजन यही है कि अगर पता चल जाए जल्द ही कि नजला जुकाम की वजह से या किसी और रीजन की वजह से बार बार कान में मवाद जमा है, तो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसे टिम्पेनोस्टमी ट्यूब प्लेसमेंट कहते हैं। वो एक हल्का ईएनटी डॉक्टर्स करते हैं और वो एक हल्का सा कान के पर्दे में चीरा डाल के वो ट्यूब लगा देते हैं, बहुत ही छोटा सा। उससे क्या होता है वो ड्रेन होता रहता है और हियरिंग बरकरार रहती है। ये एक इतना सिंपल, और कभी कभार ये प्रोसीजर साल में एक दफा या कभी कभार साल में 2 दफा रिपीट करना होता है, कभी कभार 2 साल में 1 दफा रिपीट करना होता है। अगर ये हो जाए तो आपकी हियरिंग का सबसे बेहतरीन चांस होता है बरकरार रहने का, और ये तकरीबन 5, 6, 7 साल तक भी जरूरी होता है। जी Is this something similar what we call glue ears? जी बिल्कुल, ये इसको ब्रिटिश टर्म है ग्लू ईयर्स। ग्लू का मतलब कि वही गोंद की टाइप के जो कंसिस्टेंसी का जो लिक्विड होता है ना, उसी तरह का वो एक्चुअली ग्लू तो नहीं होता लेकिन इसी तरह का जो बलगम या जो होता है ना वो जहाँ जमा होता है, तो वो आपको सिर्फ चीरा दे के निकालना पड़ता है। वो ट्यूब जो है वो ड्रेन करता रहता है और जब भी अगली दफा का नजला जुकाम होगा तो वो ड्रेन होता रहेगा और कभी कभार एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ेगी लेकिन एटलीस्ट हियरिंग का निजाम बरकरार रहेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो इस वजह से हियरिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर जोर देना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद देखें कि 60% बच्चों में कोई ना कोई विजन प्रॉब्लम होती है। ये एक और जिस तरह हियरिंग का होता है, वालिदैन को जब भी मैं आंखों के डॉक्टर से कहता हूं कि आप सालाना एक विजिट जरूर कीजिएगा, तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब लेकिन ये तो सब कुछ देखता है, टैबलेट भी देखता है, फोन पे भी करता है, जो है सब कुछ देख रहा है, कुछ धड़खड़ा नहीं रहा, रात में भी सही है, हम क्यों जाएं। तो उसमें भी यही बात है कि ये जो चीज है ना जो हिस्स इस तरह बनती है देखने की, जितनी बच्चा जो है छोटा बच्चा नासमझ होता है उसको अगर क्लियर नहीं नजर आ रहा वो आपको तो नहीं बताएगा कि मुझे क्लियर नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। तो अगर उसकी ब्रेन के अंदर जो इमेज जाती है वो इसी तरह धुंधली या कमजोर जाएगी तो उनकी ब्रेन
फिर सेंस नहीं कर सकेगी कि सही क्या है और गलत क्या है, खासतौर पे अगर दोनों आंखों में अलाइनमेंट ना हो तो फिर ब्रेन की जो सेटिंग है विजन की वो परमानेंटली उसी तरह रह जाएगी। तो दोनों हियरिंग और विजन का मसला ये होता है कि पहले 3 से 5 साल में अगर ये चीजें दुरुस्त नहीं की गई तो जिंदगी भर फिर उसका असर रहेगा, कभी भी 100% आप वो नॉर्मल नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि बाकायदगी से अगर पहले साल पे आंखों का डॉक्टर आपसे कहता है कि जी इनको चश्मों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है आंखें, मतलब ये नहीं कि आप अगले 5 साल तक या 6 साल तक नहीं जाएंगे उनके पास, आपको सालाना जाना है, क्योंकि वो हर साल चेक करेंगे, ग्रोथ की वजह से किसी और वजह से जो है नीड पड़ सकती है। एक और चीज जो हम देखते हैं वो ये कि वालिदैन जो जाते हैं आंखों के डॉक्टर के पास और आंखों के डॉक्टर उनको चश्मे का नंबर देते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बच्चा चश्मा लगाता ही नहीं है, वो तो हमेशा निकाल देता है या कभी कभार नाक पे बैठता ही नहीं है चश्मा। तो ये एक मसला जरूर है। इसका हल है एक तो ये कि आपको जो है डट के बार बार ट्राई करना है। जिस तरह आम बच्चों के सामने अगर आप खाने के लिए वो डिसिप्लिन करेंगे और खाने के बाद उनको खाना देंगे तो उनको आदत हो जाएगी, वो बैठ के खाना खाएंगे। अगर आप उनके पीछे दौड़ते रहेंगे कि जी चलो टैबलेट लगा लो, टीवी लगा लो, आप खाना खा लो, ये वो, तो सारी जिंदगी भर आप बच्चों के इर्द खाने के पीछे पड़े रहेंगे। तो इसी तरह यही है कि अगर आपने पहले 1-2 महीने डट के, तो मैं वालिदैन से मजाक में कहता हूँ कि आपको हिटलर बनना पड़ेगा इस चीज में, ये चीज करनी है, ये होगी इस तरह, ठीक है ना। वो निकाले आप बाद फिर से लगा दें, वो निकालें आप फिर से लगा दें, ठीक है। शुरू में दिन के 4 घंटे लगाना है, उसके बाद 6 घंटे, उसके बाद 8 घंटे, इंशाल्लाह जब आदत हो जाएगी बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि चश्मा लगा हुआ है, ठीक है ना। और अब खासतौर पे मार्केट में भी वो रबड़ के वो चश्मे आ गए जो कि सॉफ्ट होते हैं, पीछे बैंड होता है, तो वो ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर नाक अगर ज्यादा उभरी हुई ना भी हो तो वो सही तरह बैठते हैं और वो बच्चों को ज्यादा बॉदर नहीं करते। तो ये कोशिशें करनी पड़ेंगी, वरना कोई भी बच्चा चाहे उसको डाउन सिंड्रोम हो या नहीं हो, पहली दफा जब भी आप चश्मा उसके फेस पे डालेंगे वो हटा के फेंकेगा। तो ये बार बार करना पड़ेगा और 8, 10, 20 चश्मे आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे इससे पहले कि आपको लगेगा, वो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों गए, इन दोनों चीजों पे कोई सवाल, क्योंकि ये सबसे जो कहे ना सबसे जो मेन प्रॉब्लम है मेडिकल, हार्ट का हो गया चले किसी न किसी तरह वो पकड़ा जाएगा, बाकी को हो गया वो पकड़ा जाएगा, ये दोनों चीजें उस वक्त पकड़ी जाती हैं जब टू लेट हो जाता है और वो बहुत बड़ा सानिया होता है बच्चे के साथ। जी मेरी बच्ची के मतलब ऑपरेशन थोड़ा सा माइक में बोलिएगा प्लीज। मेरी बच्ची की आंख का ऑपरेशन हुआ है, उसका लेजर सर्जरी हुई हुई जी, है, जी। तो अभी उसका 2 नंबर है, जी। +2 है। तो डॉक्टर ने कहा है कि लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लगाती नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है अब आप ऐसे ही गुजारा करें, मतलब कुछ तो नजर आ रहा है उसको। पहले उसका 27 नंबर था स्टार्ट, ओके। तो लेजर सर्जरी के बाद अब 2 नंबर हुआ है। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बिल्कुल खत्म क्यों नहीं हो गया, यानी बिल्कुल नॉर्मल क्यों नहीं हो गया? डॉक्टर ने भी मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। जी, तो देखिए ये जो इस तरह के सवालात हैं ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके पास सबसे बेहतर जवाब होता है इस चीज का, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है अपने तजुर्बे से कि जो भी सर्जरी होगी बहुत ही कम ऐसा होता है कि बिल्कुल अगर 27 से 0 नंबर पे आ जाए या नॉर्मल पे आ जाए, कुछ ना कुछ नुक्स थोड़ा बहुत जरूर रहता है, क्योंकि सर्जरी कभी भी 100% कामयाबी से वो नहीं हो सकती। और ये कि जिस तरह के बच्चे की उम्र बढ़ती है, साइज बढ़ता है, आंखों का साइज चेंज होता है, उस तरह नंबर बदलता है। तो कभी भी एक नंबर नहीं रहेगा। अगर कभी भी चश्मा लगा ना तो बचपन में वो नंबर चेंज होता रहेगा। इस वजह से बाकायदगी से उनको देखना पड़ेगा। और ये कि वो नहीं लगाता तो वो जो है मुतमईन है डॉक्टर। देखिए आखिर में जाहिर जो आंखों के डॉक्टर होंगे वही बेहतर समझेंगे, लेकिन अगर इतनी मेहनत की है, उनको यहाँ तक लाए, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो कोशिश रहनी चाहिए कि अगर जरूरत वाकई है चश्मों की तो फिर पहने वो, ये बहुत जरूरी है, ठीक। और कोई सवाल? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक टर्म है जो कि ये भी बहुत इग्नोर रहती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है ना। इसको जो है सिंपल टर्म्स में हम इस तरह कहेंगे कि जो बच्चे सोते वक्त खर्राटे लेते हैं ना, या सोते वक्त बहुत ज्यादा आवाजें निकलती हैं, इसका मतलब ये है कि उनके जो फेफड़ों और जो हवा का जो निजाम है जो फेफड़ों में जा रहा है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। और इसकी चंद वजूहात होती हैं डाउन सिंड्रोम में। सबसे पहली वजह यह होती है कि डाउन सिंड्रोम ये कंडीशन है जिसमें पट्ठों के जो मसल का टोन होता है वो हल्का होता है, कम होता है, पट्ठों में वो चुस्ती नहीं होती, जो कि आप इस वजह से फिजिकल थेरेपी वगैरह की जरूरत होती है। इस वजह से बच्चे देर से चलते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे इस वजह से देर से नहीं चलते कि खुदा न खास्ता उनका दिमाग कमजोर है या कुछ,
पट्टे कमजोर हैं, पट्टों को आपको फिजियोथेरेपी से मजबूत करना है, आपने मजबूत कर दिया तो वो चलने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अंदरूनी पट्टे भी होते हैं, आपके बदन में जितने भी आज़ा हैं अंदर, उनके अंदर भी पट्टे मौजूद हैं। तो ये जो ऐसे पट्टे होते हैं जो कि आपके जो हवा का जो ट्यूब है, जिसे आप ये ट्रेकिया कहते हैं, उसको खुला हुआ रखते हैं, ठीक है। अगर उसका टोन कम हो तो वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, जिस तरह एक स्ट्रॉ होती है ना, उस तरह होना शुरू हो जाता है। खासतौर पे ये सोते वक्त होता है, क्योंकि सोते वक्त टोन मसल का इन जनरल और कम हो जाता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब बच्चे को सुलाया तो फिर आवाज आने लगी, जब बच्चा जागा तो आवाज चली जाती है, तो उस तरह की आवाज आती है मसल टोन की वजह से। दूसरा ये कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों का जो नेक होता है, जो गर्दन होती है, थोड़ी सी शॉर्ट होती है, मुख्तसर होती है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी क्राउडिंग हो जाती है। तीसरा ये कि बार बार इन्फेक्शन वगैरह से जो टॉन्सिल्स होते हैं थोड़े से बड़े रहते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसको। तो इसकी वजह से जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, और खासतौर पे जो बड़े होते हैं, ये चीज उस वक्त भी रिस्क रहती है। उनको जो है हमें इंश्योर करना है कि खासतौर पे रात के सोते वक्त उनकी एयरवे खुली रहे और उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हुई या ये तंगी आई इसमें, तो क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन कम जाती है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है फेफड़ों में, उसको सेंस होता है कि ऑक्सीजन कम आ रही है और फेफड़े की शरियानें जो है सिकुड़ जाती हैं। और अगर ये ऑक्सीजन रात दर रात अगर महीनों तक या सालों तक कम रहे, तो फिर वो परमानेंटली शरियानें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनको आप खोल नहीं पाते। अगर आपके फेफड़ों की शरियानें जो है वो सिकुड़ जाएंगी, तो दिल जो है उसको ज्यादा तेजी से, ज्यादा फोर्स से धड़कना पड़ेगा ब्लड पहुंचाने में लंग्स को, और इसको जो है फिर हार्ट फेलियर की शिकायत हो सकती है बच्चे को, जो कि आपको कभी भी बचपन में नहीं मिलेगी, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके हार्ट के अंदर मसले आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक, जैसे कहते हैं ना, खुदा न खासा साइलेंट किलर है, वो है। जिस तरह ब्लड प्रेशर का मर्ज है, लोगों को सालों साल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इस चीज को फेफड़ों का ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, कि फेफड़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस चीज की वजह से, क्योंकि हवा सही तरीके से नहीं पहुंच रही। तो अगर आप लोग के बच्चे हैं, और खासतौर पे आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि रात को सोते वक्त या दिन में जब आप उनको सुलाते हैं तो आवाज आ रही है खर्राटों के जैसी, या फिर भी कोई भी आवाज आ रही है, तो इसका टेस्ट होता है। छोटे बच्चों में ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम स्लीप स्टडी करवाते हैं और देखते हैं कि वाकई ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही। ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक होता है रात को, ये सब चीज होती है। और अगर ये हो रहा हो तो फिर एक खास किस्म का मास्क होता है जो कि एक प्रेशर से ऑक्सीजन देता रहता है रात को। आमतौर पे जो लोग होते हैं वो शुरू में इसको रेजिस्ट करते हैं, लेकिन एक दफा लग जाए और बच्चा सो जाए तो फिर रात आराम से गुजरती है। वरना बार बार बच्चे उठते रहते हैं, करवटें लेते रहते हैं, उनकी नींद जो है पूरी नींद होती नहीं है। इस वजह से भी जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल पे सही तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, इस तरह का मसला होता है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, किस एज में टेस्ट होता है? आई थिंक आवाज सही तरह आ नहीं रही। किस एज में टेस्ट होता है? मुझे तो आ रही है, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाए तो किस एज में टेस्ट होता है? दोहरा दूंगा सवाल। तो सवाल ये है कि किस एज में रिपीट होना चाहिए टेस्ट? तो रिपीट नहीं, किस एज में टेस्ट होना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि आइडियली जब भी ये सिम्टम नोटिस हो उस वक्त टेस्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर 6 माह के बच्चे का हो रहा है तो उसको 6 माह पे टेस्ट होना चाहिए, या 2 साल के बच्चे का हो रहा है तो उसका उस वक्त होना चाहिए। मसला क्या है, जो एक्चुअल स्लीप स्टडी की जो फैसिलिटी है पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए अभी तक बनी नहीं है। तो मेरे तजुर्बे में जो बच्चा 10-12 साल का होता है उसकी हम स्लीप स्टडी करवा पाते हैं, उस उम्र से पहले जो है मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो एक पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमेट्री वाला जो एक आता है ना, जो कि आप आम फार्मेसी वगैरह से भी ले सकते हैं, उससे कोशिश करता हूँ, वालिदैन से कहता हूँ आप चंद घंटों के लिए लगा लें घर पे ही और देख लें, अगर ऑक्सीजन लेवल कम आ रही है उसमें तो फिर बताइएगा, फिर हम किसी से बात करेंगे। मैंने एक दफा एक जो कंपनी से ये सब कराती हैं उनसे टेस्ट करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पूरी रात टेस्ट की और सब कुछ हुआ, लेकिन उनका जो रीडिंग आई वो पूरी नहीं आई, क्योंकि उनका तजुर्बा नहीं, टेक्नीशियंस जो है उनका तजुर्बा नहीं है बच्चों के साथ काम करने में, इस वजह से। बहुत अच्छा सवाल जी। तो बच्चों के सर के नीचे तकिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तकिया नहीं रहेगा तो नेक एक्सटेंडेड रहेगा और पैसेज ज्यादा क्लियर रहेगा जी। इज इट बेटर या इज इट रिकमेंडेड के अवॉइड करें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या किया जाए घर पे, ठीक है ना। तो एक तो ये कि हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा तकिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा तकिया होगा तो हाँ, अगर मसला क्या होता है कि अगर बच्चे को थोड़ा सा नजला जुकाम हो ना,
तो थोड़ी सी एलिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि जो सारा जो नाक में जो मवाद जम रहा होता है वो अगर पीछे जाएगा तो फिर पीछे हलक में जाएगा, उनके और वो ब्लॉकेज होगी। तो मैं ये कहता हूं कि तकिए के बजाय अगर गद्दे के नीचे एक तकिया रख दिया जाए तो गद्दे का एंगल यूं करके हो जाएगा, वो सबसे आइडियल। खासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं ना 1 साल से कम, उनको वालिदैन पूछते हैं कि हम तकिया दें ना दें, किस तरह करें। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो उनका गद्दा है जहां भी वो सो रहे हो, गद्दे के नीचे तकिया रखें ताकि एक एंगल से बच्चा लेटे और जो भी मवाद हो वो आगे सामने की तरफ आए, हाँ, और नेक जो है वो पीछे से हल्का सा रहे ताकि एयरवे जो है वो ओपन रहे। बहुत अच्छा सवाल था आपका जी। प्रोन मतलब पेट पे जी। हाँ, गुड पॉइंट। आई थिंक ये जो वेज है ये ज्यादा बेहतर वर्क करता है अगर बच्चा अपने पीठ पे लेटा हो। ठीक है, आमतौर पे हम पेट पे लिटाने से डिस्करेज करते हैं। कुछ स्टडीज हुई थी अमेरिका में जिन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे, मैं सिर्फ डाउन सिंड्रोम की बात नहीं कर रहा और सब बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि खासतौर पे पहले साल में जो पहले 12 महीने होते हैं, कि पेट पे लिटाने से कुछ चांस होता है कि ओवरऑल या तो एयरवे की ब्लॉकेज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चों की ब्रीदिंग या सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो। तो इनकरेज करना चाहिए बच्चों को करवट पे या पीठ पे सुलाने का। ठीक है, उससे जो एक इफेक्ट ये आता है कि जो सर का जो पिछला हिस्सा है थोड़ा सा फ्लैट रहता है, तो वो जो है खानदान में बहुत बुरा समझा जाता है यहाँ हमारे। तो खासतौर अगर आप मेरी तरह गंजे हो तो फिर वो नजर भी आता है भाग जाके। तो उसके अंदर यही है कि ये कॉस्मेटिक चीज है, ठीक है ना। तो ज्यादा जरूरी है कि फंक्शनल चीज कैसी चल रही है। तो इसमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं है, पेट पे भी लिटा दें, लेकिन इन जनरल ये कहा जाता है कि या तो करवट से या फिर साइड कमर पे लिटाएं और थोड़ा सा वेज दे दें। अच्छा, मेरे बेबी के लिए कि रात में बहुत दफा उठता है लेकिन ऐसे कोई आवाज नहीं, कभी नींद में सोते हुए उसकी आई नहीं है, वो खुला रहता है उसका जी, कई दफा उठता है और रोता है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये इशू इसको है या नहीं। हाँ, दैट अगर एयरवे ब्लॉकेज आपको आवाज नहीं आ रही दैट वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी कभार हो सकता है कि कोई सेंस हो कि कुछ ब्लॉकेज हो, इस वजह से बच्चा बार बार उठ रहा है। तो उसके अंदर आप वो ये कर सकती हैं जो मैंने आपको बताया कि जो पल्स ऑक्सीमीटर वाला जो होता है वो टेस्ट करें, लेकिन बहुत ही रफ चीज है ये, क्योंकि आइडियली फॉर्मल एक स्लीप स्टडी होनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली छोटे बच्चों के लिए हमारे पास मौजूद नहीं है। कोई और सवाल? मेरा सवाल भी इन्हीं से रिलेटेड था। जिस तरह मेरा बेटा 3 साल का है, वो अमूमन तो आवाज तो आती नहीं, मैंने ज्यादा जब उसकी ब्लॉकेज हो देन वो सांस लेता है मुंह खोल के, नॉर्मल थिंग, क्योंकि अगर वो नहीं होती देन वो प्रॉपर्ली ब्रीथ करता है, मुंह बंद होता है। लेकिन अक्सर रात को उठता है, कराता है नींद में ही, फिर उसके बाद मतलब फीड लेकर सो जाता है। तो इट्स इज नॉर्मल थिंग और शुड आई गो फॉर द टेस्ट और समथिंग, कि उसमें आवाज तो नहीं करता लेकिन वो उठ जाता है नींद से, बेचैन हो के जो भी पूरी रात तकरीबन मुस्तकिल ऑन एंड ऑफ होता रहता है। ठीक, सवाल यही आ रहे हैं सबसे कि जो बच्चा बार बार उठता है और आवाज अगर कुछ खास नहीं हो खराटों वगैरह की, तो क्या परेशानी की बात है या नहीं। तो इन जनरल मैं ये कहूँगा कि 6-8 महीने के बाद अगर बच्चा बार बार उठ रहा है तो वो आमतौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पे बच्चों को एटलीस्ट 3-4 घंटे लगातार सोना चाहिए। तो आप देखिए कि कोई और सी डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही कुछ। और कभी कभार ये होता है कि बच्चे उसी बिस्तर पे सो रहे होते हैं जिस पे वालिदैन हो, तो उसमें ये होता है कि करवट वगैरह से डिस्टर्बेंस होती है बच्चे को, इस वजह से वो जाग जाते हैं या कुछ इस तरह हो, तो वो देख लें। वरना ये कि अगर ये हो रहा है तो जरूर मेरे लिहाज से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ना किसी तरह स्लीप एपनिया हो रहा हो। और या तो वेज लगा के देख सकते हैं उस सिलसिले में कि जिस तरह मैंने कहा ना कि गद्दे के नीचे जो तकिए वाला निजाम है, देखेंगे उससे जो है ये चीज बेहतर होती है कि नहीं होती। जी जी, सब कुछ मौजूद है अगर वो कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ भी होगा, ह्यूमिडिफायर है घर में तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओटाइटिस मीडिया जो यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली मेडिकल टर्म है ईयर इन्फेक्शन की। तो इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन तकरीबन बराबर है, क्योंकि हमें ये पता है कि बचपन में बच्चों के जब भी आपको नजला जुकाम होगा ना तो ईयर्स में भी कुछ ना कुछ मवाद जरूर जमा होगा, लेकिन आमतौर पे इतना नहीं जमा होता कि कोई मसला हो, तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज वायरल होती है तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमने देखा है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में एक टेंडेंसी है कि अगर नजला जुकाम है तो बार बार जरा ज्यादा होता है, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद जो इन्फेक्शन फाइट करने की जो ताकत होती है जिसे कुव्वत मताफलत कहते हैं,
वो डाउन सिंड्रोम में थोड़ी सी कमजोर होती है, तो हो सकता है इस वजह से बार बार इन्फेक्शन हो। अगर ये चीज होती है तो ईयर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, और अगर ये रह जाए या बढ़ जाए तब कभी कभार एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके खास ख्याल करना पड़ता है। इस वजह से ईएनटी के डॉक्टर्स जो हैं या जो जनरल पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर्स हैं वो इसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। अगर बार बार हो रहा हो तो फिर आपको ईएनटी डॉक्टर के पास भेजेंगे और फिर वो ट्यूब्स लगवाएंगे। तो अगर जिन बच्चों को बार बार नजला जुकाम हो रहा हो उनकी हियरिंग टेस्ट ज्यादा यानी कि फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए, ताकि उनमें आप ये चीज मिस ना करें। और वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शायद ट्यूब्स की जरूरत पड़े। आमतौर पे पहले 2 से 3 साल में ये ज्यादा होता है, फिर ईयर का जो साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर थोड़ा सा नजला जुकाम हुआ भी तो वो ब्लॉकेज नहीं होती जो कि इस वजह से होती है, तो वो खुद ब खुद फिर बेहतर हो जाता है जो पहले। लेकिन वो ये कि पहले 3 साल में ये हियरिंग भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वजह से जो पहले 1000 दिन के जो बार बार कहा जाता है ना, वो जो पहले 3 साल होते हैं वो यही होते हैं कि इनमें मसले भी थोड़े से ज्यादा होते हैं और इनका हल भी आपको जल्द ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हल अगर आपने जल्द ढूंढा तो इसका फिर आउटकम आगे जाके नहीं होगा। फिर आ जाती है बात कंजेनिटल हार्ट डिजीज की है, जिसे कहते हैं दिल में सुराख हो या दिल में कोई नुक्स हो। तो आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन 40 से 50% बच्चों को कोई ना कोई दिल का नुक्स होगा। ठीक है, ये जाहिर एक चीज है जो वालिदैन को बहुत परेशान करती है, क्योंकि कभी कभार इसकी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50% बच्चों को डाउन सिंड्रोम में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अगर 50% बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के जिनको दिल का मसला है, तो उनमें से चंद ही फीसद होंगे जिनको एक्चुअल सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बहुत से ऐसे होंगे जिनका कुछ नुक्स है, वो कुछ महीनों में या चंद सालों में खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो वो जो है जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक तो नंबर 1 बच्चों के हार्ट के डॉक्टर से मिलिएगा। पाकिस्तान में बच्चों की स्पेशलिटी में इतने ज्यादा लोग नहीं हैं। जनरल बच्चों के डॉक्टर तो आपको काफी मिलेंगे, लेकिन बच्चों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कम हैं। ठीक है, तो बहुत से बड़ों के जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं जो कि आमतौर पे हार्ट अटैक या इस तरह के ब्लड प्रेशर इस तरह के अमराज को देख रहे होते हैं, वही लोग बच्चों को भी देखते हैं। और ये 20-30 साल पहले जब कोई बच्चों के हार्ट के स्पेशलिस्ट थे नहीं, तो ये चीज दुरुस्त थी, क्योंकि किसी ना किसी को तो देखना था। लेकिन अब क्योंकि कराची में तो एटलीस्ट 7 से 8 खास बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, आगा खान में मौजूद हैं, NICVD में मौजूद हैं, कुछ प्राइवेट जगहों पे मौजूद हैं। आपको ये करना है कि बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाना है। और जो खासतौर पे जो एको होता है ना, जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी ऐसी जगह से हो जो कि बच्चों की चीज जानता हो, क्योंकि अगर वो बड़ों के लिहाज से करेंगे तो वो मोटी मोटी चीजें देखेंगे, वो अंदर की पेचीदगियां नहीं देख पाएंगे। और बहुत हमें अफसोस होता है, लेकिन तकरीबन हर महीने हम एक ऐसा बच्चा देखते हैं जो कि 3, 4, 5, 6, 7 साल का होता है, और उसको ये कहा जाता है कि आपके दिल का जो सुराख है बहुत मामूली सा है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। और जब वो हमारे पास आता है या हमारे हार्ट के डॉक्टर्स को दिखाते हैं वो, तो पता चलता है कि वो दिल की शरियानें इस तरीके से सुखड़ गई हैं उस सुराख की वजह से कि अगर आप आज उस सुराख को दुरुस्त भी कर देंगे तो वो शरियानें दुरुस्त नहीं होंगी और ये मसला रहेगा। ठीक है, और फिर इन बच्चों की लाइफ जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, कभी कभार ये 15-20 ईयर्स के बियॉन्ड नहीं रह पाते। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सानिया है। तो अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों से आप सब ये एनकरेज कीजिएगा तो एक एको जो हो ऐसी जगह से हो जो कि बच्चों का एको करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आगा खान से कराएं, ठीक है, NICVD में भी लोग हैं जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और भी जगह पे, लेकिन सवाल जरूर पूछिएगा कि जिसने एको किया है वो बच्चों के एको में माहिर है कि नहीं है। और फिर जो डॉक्टर देख रहे हैं, क्योंकि एको टेक्नीशियन करता है फिर देखता है डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं वो बच्चों के हार्ट के डॉक्टर हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। और फिर तीसरी बात आती है कि जब सर्जरी की बात आए तो जो सर्जन ये चीज करने जा रहे हैं उनका तजुर्बा कैसा है इस चीज में, क्योंकि हार्ट सर्जन पाकिस्तान में बहुत मौजूद हैं। 90% जो है वो हार्ट की शरियानों का, जो हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं बड़ी उम्र के, उनका बाईपास सर्जरी वगैरह करते हैं। उनको ये अंदरूनी पेचीदगियां जो है उनको नहीं पता होता, वो इतने बड़े दिल का ऑपरेशन करते हैं, इतने छोटे दिल का ऑपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे सर्जन के पास जाना है जिनको तजुर्बा हो इतने छोटे बच्चों का, इतने छोटे दिनों पे ऑपरेशन करने का। तो ये बहुत जरूरी बात है। तो ये अब अच्छी बात है कि अगर ये चीज जल्द पकड़ी जाए और जल्द इसका इलाज हो जाए, और कभी कभार तो पहले 6-7 महीने में ही सर्जरी हो जाती है, तो इन बच्चों में और उन बच्चों में जिनमें हार्ट का डिफेक्ट नहीं था कुछ फर्क नहीं आना चाहिए। और हमारा मकसद ये होता है कि ये अगर फिक्स हो जाए, एक दफा ये चीज फिक्स हो गई, दुरुस्त हो गई,
तो फिर आप भूल जाएं इसके बारे में। डॉक्टर बुलाएगा आपको, साल 10 साल बुलाएगा, फॉलोअप में रहेंगे, लेकिन वो परेशानी आपके जो है जहन से चली जाएगी कि दिल में कुछ खुदा न खास्ता नुक्स रह तो नहीं गया है। कभी कभार कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नुक्स होता है जो कि 100% वो फिक्स नहीं कर सकते, तो फिर जो है उसका कुछ खास इक़दामात लेने पड़ते हैं, वो डॉक्टर्स आपको खास बताते हैं। लेकिन इसमें भी टीम अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आपको कार्डियोलॉजिस्ट की भी जरूरत है और कार्डियक सर्जन की भी जरूरत है, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर एक टर्म आती है GI एट्रीजिया। इसे कहते हैं कि जो आंत की तंगी। ठीक है, 12% बच्चे डाउन सिंड्रोम के ऐसे होते हैं जिनकी या तो छोटी आंत में या फिर कभी कभार बड़ी आंत में ऐसी पैदाइश से ही ऐसी तंगी होती है, ऐसा एक समझे ब्लॉक होता है कि फिर वो खाना पास करने में, खाने पीने के निज़ाम में एक खलल आ जाता है। और आमतौर पर ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले 1 या 2 दिन में जब आप फीडिंग शुरू कराने को जाते हैं तो इनको उल्टियां बहुत आती हैं, और सिर्फ आम उल्टी नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा स्पिटिंग अप हुआ, ऐसी उल्टी आती है कि वो बहुत दूर जाके लगती है और बहुत फोर्सफुली आती है। अगर ऐसा हो तो फिर फौरन के फौरन ऐसा टेस्ट करना पड़ता है, एक्सरे से खास तौर पे डाई डालते हैं, NG ट्यूब से डाई डाला जाता है देखने के लिए कि अंदरूनी आंतें सही तरह बनी है कि नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स से उल्टी हो पहले 1-2 दिन में, पहले हफ्ते में, तब ये कराना पड़ता है। या फिर ये कि बहुत सख्त किस्म का कब्ज अगर बच्चे को हो शुरू में, तो ये चीज करानी पड़ती है। और अगर टेस्ट हो जाए और ये चीज फिर इसके लिए अगर पता चल जाए कि ये चीज है, तो फिर बच्चों के जो सर्जन होते हैं उनकी जरूरत होती है। ये भी खास बच्चों के सर्जन हो, ऐसे नहीं कि जो बड़ों की सर्जरी कर रहे हो वही फिर इतने छोटे बच्चे पे सर्जरी करें। खास बच्चों के सर्जन हो जो कि बच्चों की आंतों की महारत रखते हो, वो ये कर लेते हैं। एक दफा ये चीज फिक्स हो जाए, पूरी जिंदगी के लिए आप लोग सेट हैं, भूल जाए इसके बारे में, चीजें सेट हो जाती हैं। और वो बच्चे जो कि ज्यादातर देख रहे हैं आपके तकरीबन 88% ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज कभी नहीं होगी। अगर पहले हफ्ते में ये चीज नहीं हुई कि उल्टियां वगैरह नहीं हुई, निजाम सब सही चल रहा है, आप भूल जाए, आपको इसका खास कुछ टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं कि अगर मसला हुआ तो आप कराएंगे और फिर नहीं हुआ तो आप भूल जाएंगे। कुछ चीजें हैं चाहे मसला हो या नहीं हो, आपको उन डॉक्टरों को बार बार दिखाना है, इस तरह हियरिंग और विजन वाली बात हुई। ठीक है, तो इसमें ये आ गया। फिर आप देख रहे हैं थायराइड डिजीज पे आ जाए। ठीक है ना, तो तकरीबन 4 से 18% यानी कि आप अगर रफ लें तो समझे कि 15% बच्चे ऐसे हैं जिनको थायराइड का मसला होगा, और ज्यादातर बच्चों को थायराइड की कमी आती है। इस वजह से हम रूटीन में थायराइड के टेस्ट करते हैं, पैदाइश पे करते हैं, 6 माह पे करते हैं, फिर साल पे करते हैं, फिर सालाना करते रहते हैं, क्योंकि आगे जाके भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर पता चल जाए तो इलाज बहुत आसान है। थायरोक्सिन की टैबलेट आती है, शुरू में आधी टैबलेट से शुरू करते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो पूरी टैबलेट पे आते हैं, कभी कभार 1.5 या कभी ज्यादा 2 टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ती है। दिन में 1 दफा मिलती है। इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम है, क्योंकि जो बदन में खुद चीज बन नहीं रही होती वो आप रिप्लेस कर रहे होते हैं, और बहुत ही सेफ ये चीज है और आप मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, मसला क्या है कि अगर आपने सही वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है और ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। वही चीज है कि हम कुछ देखते हैं ऐसे बच्चे जो कि साल फॉलो अप में नहीं रहे, उनके थायराइड टेस्ट जो है सालाना नहीं हुए, और 3-4 साल बाद पता चला कि ये चीज चल रही थी। तो सारे वो जो ईयर्स थे जो कि उस बच्चे को लर्निंग करनी थी, ग्रोथ करनी थी, वो एक किस्म से जाया हो गए। और वो कैचिंग अप जो होती है फिर आम तौर पे इतना टाइम गुजर जाए तो वो नहीं हो पाती। तो ये भी एक जरूरी चीज है कि इस वजह से हम बाकायदगी से थायराइड के टेस्ट करते हैं। जी, और ऐसा सवाल आपने पूछा कि सिम्टम्स क्या होते हैं अगर थायराइड की कमी हो। सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वो बहुत देर बाद पता चलेंगे। एक सिम्टम होता है कि बच्चा बहुत यानी कि समझे कि सुस्त होता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ही यानी कि चुस्त था, बहुत एनर्जेटिक था, और फिर एकदम से सुस्त हो गया है, तो जाहिर है अगर टेस्ट आपने 2 महीने पहले कराया था और वो दुरुस्त था और अब आपने ये चीज नहीं नोटिस की है, तो हम 1 साल इंतजार नहीं करेंगे, आप फिर से रिपीट करेंगे देखने के लिए अब तो कुछ नहीं हो गया है। ठीक है, तो एक तो ये चीज के सुस्त, लेकिन सुस्ती और भी चीजों की वजह से भी हो सकती है। कब्ज की शिकायत करेंगे बच्चे, लेकिन कब्ज और भी बहुत सारी रीजन की वजह से हो सकता है। कभी कभार स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी या बाल थोड़े से वीक महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो सिम्टम्स जरूर हैं, लेकिन ये ऐसे सिम्टम हैं जो कि आप महीनों या कभी कभार सालों तक इग्नोर करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कुछ करने का। इस वजह से बेहतर है कि रूटीन में टेस्ट कराते रहें। ठीक जी, जैसे आपने भी कहा कि ठीक है इसके साथ सडनली जो है उसकी जो प्रोग्रेस थी वो लेजी हो गया ना, तो जी, हम इससे करवाएंगे। वजह क्या होगी, केवल एक्टिव सेक्टर से क्यों लेजी हो जाता है, क्या वजह होती है कि थायराइड आ जाता है? जी, ये कमी हो जाती है? नहीं, खाने के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डाउन सिंड्रोम में बच्चों को एक टेंडेंसी होती है
वो कुछ खास ऐसे अमराज होते हैं जिसे हम ऑटो इम्यून अमराज कहते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब कि आपके बदन का जो वही क़ुव्वत मदाफ़लत वाला जो निज़ाम होता है वो अपने बदन के खुद के जो टिश्यूज होते हैं उनको कभी कभार अटैक करने लगता है। तो इसमें थायराइड का जो डिजीज़ है वो सबसे कॉमन होता है। तो इस वजह से थायराइड जो बनता है आपके यहाँ गर्दन में एक हुदूद होता है थायराइड ग्लैंड, वहाँ से आता है, उसके अंदर वो थायराइड ग्लैंड बनना बंद हो जाता है। ये आम चीज़ है, डाउन सिंड्रोम के बाहर भी ये बहुत पाया जाता है, ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। ये कभी भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। इस वजह से हम रूटीन में सालाना टेस्ट कराते हैं, ठीक है। बहुत बहुत परेशान होते हैं कि ये कौन सा ऐसा मर्ज है जो कि जिंदगी भर चलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे अमराज हैं। आप शुगर का मर्ज ले लें जो कि बड़े लोगों में होता है, आप शायद कभी ऐसे मरीज से ना मिले हों जिसकी शुगर फिर खत्म हो गई हो। तो उसी तरह थायराइड का भी यही निज़ाम है कि एक दफ़ा वो चीज़ बदन में जो बन रही होती है वो नहीं बनती तो फिर आप कोई ऐसी दवा दे के उसको बनवा नहीं सकते, आप सिर्फ बाहर से वही दवा रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। जी 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 वो तो है, लेकिन फिर भी आसानी यह है कि ये एक आसान ऐसा मर्ज है कि मॉनिटरिंग के लिहाज से फिर आप बता सकते हैं कि सही लेवल पे पहुंच गए कि नहीं, और फिर उन लेवल पे आप रख सकते हैं उनको, ठीक। एक और मर्ज यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ट्रांजिएंट माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इसे TMD भी कहते हैं। और ये एक फिनोमेनन 10% बच्चों में हम देखते हैं। ये होता है कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड का एक मसला होता है जिसमें ब्लड के वाइट सेल्स या कभी कभार कुछ और सेल्स ज्यादा बनने लगते हैं। ये एक समझे कि जो बोन मैरो होता है उसका मसला होता है, और ये 10% बच्चों में पाया जाता है। हम इस वजह से कहते हैं कि हर बच्चे का पैदाइश के वक्त जिसको डाउन सिंड्रोम का सस्पेशन हो या फिर डायग्नोसिस बन गई हो, उसका एक CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए। उसमें हीमोग्लोबिन भी चेक होगी, प्लेटलेट्स भी चेक होंगे, वाइट सेल्स भी चेक होंगे। और 10% बच्चों में वाइट सेल्स खास तौर पे जरा बढ़े हुए आएंगे। जब ये बढ़े हुए आते हैं तो कभी कभार कुछ डॉक्टर या वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को ल्यूकीमिया हो गया या ब्लड कैंसर हो गया है, ठीक है। ये ब्लड कैंसर नहीं है, ठीक है। ये एक जो है चंद हफ्ते या चंद महीने रहने वाली एक चीज है जो कि मॉनिटर करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कभी कभार कुछ सेल्स की ज्यादती या कभी कभार कुछ सेल्स की कमी भी हो जाती है। तो वो देखना पड़ता है कि वो ज्यादती कमी आगे जाके ठीक हुई भी है कि नहीं हुई। और मकसद ये होता है कि अगर ये चीज मौजूद हो तो फिर जो वाकई जो ब्लड कैंसर होता है उसका चांस बढ़ जाता है। तो तजुर्बा ये कहता है कि अगर ये हो जाए तो इन बच्चों में से तकरीबन 30% बच्चों को ल्यूकीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। और ल्यूकीमिया टोटल डाउन सिंड्रोम अगर आप देखें तो 1% में होता है, 1%, ठीक है ना। तो ये चीज हम मॉनिटर करते हैं, और जाहिर है जितनी जल्द ये पता चले उसका इलाज हो सकता है। अच्छा, अगर हो भी गया और सही वक्त पे पकड़ा गया तो ल्यूकीमिया का बहुत अच्छी तरीके से इलाज भी हो जाता है। लंबा इलाज होता है, कीमोथेरेपी लगती है, वो सब होता है, मुश्किल वक्त गुजरता है फैमिली के लिए उस वक्त। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन में ल्यूकीमिया का इलाज हो चुका है, कुछ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, बहुत कम होते हैं जिनको उसकी भी जरूरत पड़ती है। लेकिन माशाल्लाह से आगे जाके वो बच्चे एक दफा अगर रिमिशन में आ जाए और ट्रीटमेंट सही तरह हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग अच्छी गुजार सकते हैं। तो इसका जो है ख्याल करना पड़ता है। फिर एक बहुत जरूरी मर्ज है जो कि ये भी एक चीज है जो कि इग्नोर हो जाती है, जिसे कहते हैं सीलिएक डिजीज। 5% बच्चों को डाउन सिंड्रोम में ये होता है। सीलिएक डिजीज को जो है वो गंदम की एलर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके सिम्टम्स कभी कभार बहुत महीनों तक होते हैं, इससे पहले कि पता चले कि मर्ज चल रहा हो। उसमें ये होता है कि एक तो बच्चे को या तो भूख कम हो जाती है या फिर ये कि जो है वो दस्त लगते हैं या बार बार दस्त लगते रहते हैं। अब दस्त लगना एक तो आम चीज होती है बचपन में खास तौर पे, क्योंकि जाहिर जरासीम वगैरह जाते आते हैं, लेकिन अगर हफ्तों या महीनों तक चल रहा हो तो उसे देखना पड़ता है आपको। और कभी कभार गौर करना पड़ता है कि किसी खास चीज लेने से जो है पाखाना ज्यादा पतला तो नहीं आ रहा। तो अगर ब्रेड या रोटी या बिस्किट वगैरह लेने के बाद ये चीज महसूस हो रही हो तो फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या बच्चे को सीलिएक डिजीज तो नहीं है। इसका ब्लड का टेस्ट होता है जो कि आप कर सकते हैं, तो हम उन्हीं बच्चों में करते हैं जिनको सिम्टम्स हों। इस वजह से हम हमेशा सवाल पूछते हैं क्लिनिक में कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो तो इसका इलाज मौजूद है। इसका इलाज है कि डाइट में से गंदम को
हटाना पड़ता है। कहना आसान है, फॉलो करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर कोई फैमिली है जिनमें ये चीज़ मौजूद है तो आपको गंदम पूरी घर से हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर किचन में दो जगह ये चीज़ हो रही हो, एक रोटी आप बना रहे हैं किसी और आटे से, मकई के आटे से, और एक गंदम के आटे से, दोनों में थोड़ा सा मिक्सचर हो जाए तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी गंदम चला जाएगा, उनको सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है ना। तो अब मार्केट में कुछ मिलना शुरू हो गए हैं आटे, और कुछ अब खास बिस्किट या कुछ पैकेट में चीज़ें आती हैं बनी बनाई जिनमें गंदम नहीं होता, लेकिन इसमें बिल्कुल यानी कि 0% आपको गंदम से परहेज, यानी कि 100% गंदम से आपको परहेज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गंदम आ जाए तो फायदा नहीं होगा, बच्चे को वो एलर्जी रहेगी। तो होती कम है, सिर्फ 5% बच्चों में होती है, लेकिन जिनको होती है उनकी फिर बहुत सख्त परहेज होती है। और फिर मेरा ये मशवरा होता है कि पूरे घर वाले उसी तरह परहेज करें ताकि बच्चे के लिए आसानी हो, मिक्सिंग ना हो ज़्यादा। तो ये एक ज़रा मुश्किल चीज़ होती है फिक्स करना, लेकिन हो सकती है। ल्यूकीमिया का मैंने जिक्र आपसे कर दिया, 1% बच्चों में होता है। फिर आखिर में एक फिनोमिनन है जिसे कहते हैं एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो मोहरे आपके होते हैं रीढ़ की हड्डी के, खासतौर पे जो गर्दन वाले होते हैं, तो सबसे जो ऊपर वाला मोहरा होता है वो आपके जो खोपड़ी की जो हड्डी है उसको बिठाता है। और कभी कभार क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में खास टेंडेंसी है कि वो जो इस तरह के मोहरे जब बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर तो उसके अंदर इंस्टेबिलिटी होती है और वो सही तरह बैठते नहीं एक दूसरे पे। तो जब गर्दन अगर ज्यादा हिले या झटका पड़े तो जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आपकी सारी नसें गुजर रही होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। ये बहुत ही एक डेंजरस चीज हो सकती है। तो जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी फिजियोथेरेपी वाले लोगों से आप मिले होंगे, उन्होंने आपको खास तौर पर यह गौर करवाया होगा कि इनकी गर्दन को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि एक तो वैसे ही पट्टे कमजोर हैं, गर्दन का पकड़ना जरा देर से होता है, आपको ज्यादा देर तक, आम बच्चों को अगर आपको 6-8 हफ्ते तक सपोर्ट देनी पड़ेगी, इनको शायद आपको 3 से 4 महीने तक सपोर्ट देनी पड़ेगी। और फिर ये कि उठाते वक्त, बैठाते वक्त, सब चीज करते वक्त आपको ख्याल करना पड़ेगा। मैं ये भी कहता हूँ कि जो फैमिलीज अपने बच्चों को गाड़ी में ले जाते हैं उनको फिर कार सीट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गोद में रखा हुआ है तो थोड़ा सा भी ब्रेक लगा या थोड़ी सी टक्कर भी लगी तो गर्दन पे बहुत ज्यादा झटका आता है। अगर खुदा न खासा बहुत मेजर एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन आप अगर बच्चे को पकड़े हुए हैं और एकदम से झटका लगेगा तो सबसे पहले प्रेशर जो है वो इन्हीं नसों पे पड़ता है। तो इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है। जो फैमिलीज अपने बच्चों को अगर बाइक पे ले जा रहे हैं तो फिर बहुत ही केयरफुली गर्दन को सपोर्ट करके बच्चे को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी वो झटका पड़ सकता है। जी, कॉलर पहनाना चाहिए बच्चों को? आम सवाल ये है कि क्या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कॉलर पहनाना चाहिए? आम तौर पे कॉलर की जरूरत नहीं पड़ती और उस साइज का कॉलर मिलना मुश्किल होता है। ठीक है ना, वैसे भी नेक जरा शॉर्ट होता है और ये थोड़ा सा एयरवे ब्लॉकेज का भी ख्याल होता है, तो आमतौर पे कॉलर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ नेक की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और जाहिर है केयरफुल रहना पड़ता है इन चीजों में। जो एक चीज जो मैं हर फैमिली को बताता हूँ कि अगर आपके बच्चे को सर्जरी की जरूरत पड़े तो जो आप बेहोशी के डॉक्टर से मिले, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, उनको खास तौर पे बताइएगा बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि कुछ जो बेहोशी के जो बड़े प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर बच्चे को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, हलक में ट्यूब डालना पड़ता है। ठीक है ना, तो जब वो ट्यूब डालते हैं तो गर्दन को बहुत ज्यादा पीछे की तरफ ले जाना पड़ता है। अगर ऐसा हो तो फिर वही इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो एक खास प्रोटेक्शन करके एनेस्थीसिया वालों की ट्रेनिंग होती है, जो बच्चों के एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि ज्यादा गर्दन को पीछे नहीं करना, उसको बगैर किए गर्दन में ट्यूब डालना, हलक में ट्यूब डालना है। तो इसका मैं हमेशा वालिदैन को अलर्ट कर देता हूँ कि बता जरूर दीजिएगा बेहोशी के डॉक्टरों को कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। वो ये ना समझे कि किसी आम 6-8 महीने बच्चे की सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज का ख्याल उसमें नहीं करेंगे। जी, लेकिन अक्सर उसकी नेक जो है वो ऐसे हिलती रहती है, तो क्या ये इशू हो सकता है? ये चीज आगे जाके होता है लेकिन कम होता है। मेन चीज हम ये कहते हैं, और जब हम एग्जामिन करते हैं ना बच्चों को सालाना, उसमें ये होता है कि अगर हाथों की ग्रिप अच्छी चल रही है, अगर मसल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब सारी नसें सही तरह काम कर रही हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि ये चीज कमजोरी की तरफ जा रही है तो फिर खास एक्सरेज होते हैं या फिर MRI करना पड़ता है देखने के लिए कि नसें दब तो नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये चीज हो कभी भी सकती है, हमने बड़े बच्चों में भी देखा है, तो सिर्फ केयरफुल रहना पड़ता है। और फिजियोथेरेपी वाले आपसे ये कहेंगे कि अगर नेक की मसल्स आप या बैक की मसल्स अच्छी रखें तो ये चीज प्रोटेक्ट करेगी नेक को।
ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने ख़ास तौर पे बताया है कि अमेरिका में भी और यूके में भी बहुत यानी कि एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान में भी हमारी भी एक्सपीरियंस है, और एक पूरा एक टाइम टेबल बना हुआ है 0 से लेकर 21 साल तक के बच्चों के साथ क्या क्या करना है। तो वो जो वालिदैन शुरू में परेशान हो जाते हैं, हम इतने बड़े बड़े नुस्खे लिख रहे होते हैं कि फलां डॉक्टर के पास जाना है, 6 महीने बाद ये करना है, साल बाद ये करना है, उसकी एक खास रीज़न है, क्योंकि ये तजुर्बा ये कहता है कि जिन बच्चों को इस टाइम टेबल के लिहाज से फॉलो किया जाए माशाल्लाह से वो बहुत आगे बढ़ते हैं, और जिनकी इस टाइम टेबल में गैप्स आ जाएं वो इतने आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर ये टाइम टेबल एक गाइड है हमारे लिए। कभी कभार किसी बच्चे को ENT के डॉक्टर को ज्यादा जल्दी दिखाना पड़ता है या आंखों के डॉक्टर को बार बार दिखाना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है अगर इस टाइम टेबल में कहा कि साल में 1 दफा दिखाएं तो सिर्फ 1 ही दफा दिखाना है। ये मिनिमम एक चीज है, हमें ये चेंज करनी पड़ती है मरीजों की नीड के लिहाज से। तो इसके अंदर मैं मोटी मोटी चीजें आपको बताऊंगा कि उसमें यह है कि एक चीज के जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो तो उससे पहले एक एको होना चाहिए। कभी कभार आपको कुछ डॉक्टर मिलेंगे जो कि स्टेथोस्कोप देख के कहेंगे कि बच्चे की वो जब मरमर या जो वो शोर आता है, हार्ट डिफेक्ट है, वो नहीं आ रहा, आपको एको नहीं कराना। मेरे तजुर्बे में उन बच्चों को सबसे ज्यादा एको की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां मरमर कम हो या हल्का हो उसमें हार्ट डिफेक्ट बड़ा होता है। तो अगर जाहिर है माशाल्लाह आपके बच्चे अब बड़े होंगे, लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटी में, फैमिली में किसी को जानते हो जिनके बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो और वो अस्पताल में हो, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि डिस्चार्ज से पहले 1 दफा एको जरूर हो। ठीक है, यूके में पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो क्या करते हैं, वो घर पे नर्स को भेजते हैं, वो देखती है फिर वो ले जाती है एको कराने के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान में कहते हैं क्योंकि जाहिर है वो वाला सिस्टम नहीं है कि अस्पताल में डिस्चार्ज से पहले एको होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह के जो मैंने बताया चोकिंग वाले सिम्टम्स हो, स्लो फीडिंग हो, उल्टियां वगैरह आ रही हो, तब वो स्वॉलोइंग स्टडी होनी चाहिए देखने के लिए कि कोई तंगी वगैरह तो मौजूद नहीं है। ठीक है ना। CBC कराना है आपको पैदाइश के वक्त ही, कि वो देखने के लिए कि वो ट्रांजिएंट माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर सेल्स बढ़े हुए तो नहीं है। और थायराइड का टेस्ट ये भी अस्पताल के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन पहले 24 घंटे के बाद, क्योंकि TSH की लेवल शुरू के पहले 24 घंटे में बढ़ती है, उसके बाद हल्के हल्के नॉर्मल की तरफ आती है। अगर ज्यादा जल्दी करा दी तो फिर आप गलत डायग्नोसिस बना लेंगे कि बच्चे को जो है थायराइड की कमी, और फिर आप दवा शुरू करा देंगे जो गलत होगा। तो 24 आवर्स के बाद, तो आमतौर पे ये टेस्ट और ये टेस्ट मैं दोनों कंबाइन करके 48 आवर्स पे करवाता हूँ जब बच्चे के घर के जाने का टाइम आता है। आप में से कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जो कि अगर खासतौर पे उन माँ के लिए जो कि 2 या 3 बच्चे पहले उनके हुए होते हैं, कभी कभार वो 24 आवर्स से पहले उनका डिस्चार्ज हो जाता है, अगर ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ हो, नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। तो उन फैमिलीज के लिए हम एक पर्चा देते हैं, उनको लिख के देते हैं कि आप 24 घंटे बाद ये टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। तो वो आप को जरूर करवाना है जी। वो फर्क नहीं है, बस सिर्फ विदिन 24 आवर्स ना हो, वरना वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, फिर इन्फेंसी का मतलब कि 0 से लेकर 12 महीने तक। ठीक है, इसके अंदर है थायराइड का टेस्ट आप 6 माह पे कराएंगे और फिर 1 साल पे कराएंगे। ठीक है ना, ये रिपीट कराना पड़ेगा। अगर कोई सिम्टम नहीं हो फिर भी आपको कराना है। असेस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिम्टम्स, वही में सिम्टम आपको बताया कि जी बच्चा सोता है तो गर्दन से शोर तो, यानी कि खर्राटे की आवाज तो नहीं आती, शोर तो नहीं आता, बार बार बच्चा उठ तो नहीं रहा, वो हम सवाल पूछते हैं। आंखों का आपको रेफरल करना है, आंखों के डॉक्टर आपको देखेंगे। मेरे तजुर्बे में मैं तकरीबन 3 से 6 माह का इंतजार करता हूँ, बच्चा 3 से 6 माह का हो उसके बाद भेजता हूँ, और आंखों के डॉक्टर फिर देख लेते हैं। अनलेस मेरे ही एग्जामिनेशन पे जो ऑप्थेल्मोस्कोप से मैं देख सकता हूँ, अगर मुझे लगे कि कुछ आंख में नुक्स है तो फिर हम पहले भेजते हैं। और उसके अंदर वो जो चीजें देख सकते हैं, उसमें स्ट्रैबिस्मस होता है जो कि आंख का एक साइड या दूसरी तरफ होना। कभी कभार शुरू में ये होता है कि बच्चों की फोकस वेरिएबिलिटी नहीं होती, लेकिन चंद महीनों में वो डेवलप हो जाती है, तो वो फॉलो करना पड़ता है। कैटरैक्ट मोतिये को कहते हैं, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जरूर होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले जिनकी आंखों में मोतिया हो सकता है पैदाइश के वक्त, उनको देखना पड़ता है, उसकी सर्जरी होती है। और निस्टैग्मस वो चीज होती है कि आंखें साइड बाय साइड हिलती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये निस्टैग्मस की चीज मौजूद होती है, वो आंखों के डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। कभी कभार चश्मे लगाने से वो चीज कम हो जाती है, और कभी कभार थोड़ी बहुत फिर भी रहती है। अगर विजन सही हो तो कोई मसला नहीं है, विजन सही होनी चाहिए, ये देखना चाहिए। फिर क्या है कि ये जो हियरिंग टेस्ट है, ये आमतौर पे मैं यूएस के सिस्टम में एक्चुअली पैदाइश के वक्त डिस्चार्ज से पहले हियरिंग, न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग होती है।
जिसकी फैसिलिटी अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आमतौर पे जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं विद इन 6 मंथ्स या एट 6 मंथ्स एक हियरिंग का टेस्ट करवाता हूँ, जो कि यहाँ सबसे जो आसानी से होता है वो बेरा टेस्ट होता है। जिसे अच्छा, ये बेरा टेस्ट में क्लैरिफाई कर दूं, बेरा टेस्ट का मतलब ये नहीं कि ये बहरे लोगों का टेस्ट है, ठीक है ना, वो अंग्रेजी का एक टर्म है BERA, ठीक है ना, ब्रेन स्टेम इवोक्ड ये पोटेंशियल्स होते हैं, तो उसे कहते हैं। तो कभी कभार, और ये एक्चुअली मैं शुरू में बताना चाहिए था, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं भूल गया, डाउन सिंड्रोम भी जो है ना, जो टर्म कभी कभार लोग समझते हैं कि नाम इस कंडीशन का इस वजह से रखा गया क्योंकि बच्चे इसमें डाउन होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर थे सर जॉन लैंगडन डाउन, ठीक है, उन्होंने ये कंडीशन डिस्क्राइब की थी, ठीक है, तो डॉक्टर डाउन थे, तो उनके नाम के ऊपर इसको डाउन सिंड्रोम कहा गया है, ठीक है। अगर उनका नाम अप होता तो ये अप सिंड्रोम होता, ठीक है ना। तो ये एक बहुत क्लियर करने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि डाउन सिंड्रोम है तो हर चीज डाउन जाएगी, हर चीज पीछे रहेगी। तो ये तो इस वजह से जो बेरा टेस्ट है वो भी ऐसा नहीं है कि बहरे लोगों का टेस्ट होता है, वो BERA टेस्ट होता है जो कि होता है। फिर ये कि सबसे जो इस पूरी स्लाइड पे सबसे जो जरूरी चीज है ना, वो ये है फिजिकल थेरेपी, और फिर आगे जाके ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी। और फिजिकल थेरेपी जो है वो आप समझे तकरीबन डे 1 से शुरू हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर ज़हरा हबीब से आप लोग कुछ मिले होंगे, मेमूना यहाँ होती थी, अब मेरे ख्याल और हैं, फिजियोथेरेपी की पूरी टीम मौजूद है यहाँ, तो वो आप लोग को सिखाते हैं, करते हैं, और फिर बच्चों को ऐसा तैयार कर देते हैं कि वो आगे जितने भी फिजिकल चैलेंजेस होती हैं उनको वो ओवरकम कर लें। तो ये बहुत जरूरी है, और ये शुरू में ही हो, जितनी जल्दी शुरू हो उतना बेहतर है। फिर बचपन में ये सारी चीजें करानी होती हैं आपको। हीमोग्लोबिन का टेस्ट एनुअली कराना है, जो कि हम CBC करा लेते हैं ताकि बाकी सेल्स का भी पता चल जाए। थायराइड का टेस्ट जो है हम सालाना कराते हैं। स्लीप एपनिया के जो हम सवाल पूछते हैं वो सालाना पूछते हैं। हर साल जो है आंखों का एग्जामिनेशन होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर के पास जो कि डाउन सिंड्रोम को समझता हो, बच्चों को समझता हो। फिर ये कि सवाल हम पूछते हैं सीलियक डिजीज के लिहाज से कि बच्चे को बार बार पखाना तो नहीं आ रहा, वेट तो कम नहीं चल रहा, कुछ और ऐसी चीज तो नहीं हो रही, और अगर हो तो TTG एंटीबॉडी का टेस्ट होता है ब्लड पे, वो करवा सकते हैं, उससे पता चल जाता है कि है कि नहीं है। जिन बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, कभी कभार उनको एंडोस्कोपी भी करानी पड़ती है, बायोप्सी लेनी पड़ती है, उस पर प्रूव होता है कि वाकई सीलियक डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। जब बच्चा तकरीबन 2.5-3 साल का हो जाता है तो फिर उस वक्त जो है स्कूलिंग वगैरह के सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। ये वो उसमें KDSP जो है बहुत माशाल्लाह से बहुत आगे हैं, वो जाहिर सारी चीज़ें खुद भी कर रहे हैं और स्कूल्स को भी सिखा रहे हैं। और एक IEP जिसे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। तो आप लोग जो वालिदैन हैं उनको डिमांड करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह ये चीज़ हो ताकि आपके बच्चे का प्लान बने। आप किसी और बच्चे का प्लान लेके अपने बच्चे पे नहीं अप्लाई कर सकते। बच्चे की जो जिस स्पीड से वो चल रहे होते हैं, जो जरूरियात उनकी होती हैं, उसके बेस पे, इस वजह से इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, सिर्फ एजुकेशन प्लान नहीं है। इसकी आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में, जो कि एक्चुअली क्वालिफाइड हो IEP बनाने के लिए, ठीक है। कुछ साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के लोग होते हैं जो कि बना रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 2019 के आखिर में, 2020 के शुरू में डॉक्टर सिद्रा कलीम है जो कि ट्रेनिंग पे गई है, KDSP ने उनको स्पॉन्सर किया है, आगा खान वालों ने, हमने उनको मिल के स्पॉन्सर किया, उनको कनाडा भेजा है 2 साल की फेलोशिप के लिए, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के लिए। जब वो आएंगी वापस, उन्होंने जो है कमिट किया है कि वो KDSP के साथ काम करेंगी, वो हमारे आगा खान में भी होंगी, और वो इन बच्चों का फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाएंगी। और वो समझे 2.5-3 साल की उम्र से लेकर अपने एज ऑफ 18 पूरा ये रेंज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी भी वो हमसे इन टच हैं, और मेरे ख्याल है कुछ इंटरनेट के जरिए कुछ जब आई थी, आई थिंक चंद महीने पहले आई हुई थी, तो उन्होंने एक सेशन भी लिया होगा आपको। तो हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह उनसे आपको बहुत फायदा होगा उनसे, ठीक है। और फिर एक चीज ये है कि अगर कोई हार्ट का मसला चल रहा हो या ये लंग्स का मसला चल रहा हो, तो फिर एक खास वैक्सीन होती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि एक जमाने में जो EPI का जो है ना, उसमें जो बच्चों को जो टीके लगते हैं उसमें नहीं थी। अब इन्होंने जो है वो ऐड किए, लेकिन उसमें तमाम चीजें मौजूद नहीं हैं। तो उन बच्चे जिनको कोई लंग का मसला चल रहा हो या हार्ट का मसला चल रहा हो, उनको खास ये वाली वैक्सीन मिलनी चाहिए, जो कि 23 वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन है, 2 साल के बाद लगती है, 2 साल के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि डाउन सिंड्रोम के खास ग्रोथ चार्ट्स हैं, ठीक है।
तो अगर डाउन सिंड्रोम का कोई बच्चा है जिसकी ग्रोथ सही नहीं चल रही हो, आमतौर पे जो आपने देखा होगा माखान में हमारे रेगुलर ग्रोथ चार्ट चल रहे होते हैं, अगर वो बच्चा उसमें पीछे हो तो फिर हम डाउन सिंड्रोम के ग्रोथ चार्ट पे उनको प्लॉट करते हैं देखने के लिए कि डाउन सिंड्रोम के लिहाज से वो कहाँ हैं। और ये स्पेसिफिक होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं, ये बने हुए ये इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं और हमारे पास भी माखान में मौजूद हैं, तो हम ये फॉलो करते हैं ग्रोथ के लिहाज से। ये एक डेवलपमेंटल चार्ट है जो कि बहुत जरूरी है और आप लोग को सबको इसका कॉपी मिली हुई है, तो आप अपने से ये घर जाके रेफर भी कर सकते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो टिपिकल बच्चे होते हैं वो किस रेंज में वो चीज करते हैं, यानी कि समझिए कि सिट सलोन का मतलब बगैर किसी सपोर्ट के बैठना। तो अगर टिपिकल जो रेंज है वो 5 से 9 माह तक है, तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों की रेंज 6 से 30 मंथ्स भी है। देखिए कितनी करीब है टिपिकल रेंज के, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो है वो देर से बैठेगा, लेकिन ये कि एक रेंज है और उसमें रेंज जो है इतनी ब्रॉड क्यों है, क्योंकि कुछ बच्चों को वो फिजियोथेरेपी नहीं मिल पाती जो उनकी जरूरत होती है। तो हमारे तजुर्बे में वो बच्चे, खासतौर पर अगर मैं वो बच्चे देखूं जो कि KDSP में फॉलो हो रहे हों, उनकी रेंजेस बिल्कुल टिपिकल के आसपास ही होती है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग एक किस्म के समझें कि जो आप लोग हैं गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे लिए, आप जो हैं पूरे शहर में पूरे मुल्क के लिए आप लोग दिखा सकते हैं सब लोगों को कि अगर मेहनत सही वक्त पे हुई तो ये बच्चे कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो वो जो एक होपफुल जो फ्यूचर है वो आप लोगों से ही आएगा। तो ये तमाम जितने भी ये सारी चीजें हैं ना, ये गाइड है हमारे लिए। अब अगर एक बच्चा है जो कि समझे कि कुछ बोल भी नहीं रहा, वो 5 साल का हो गया है, तो फिर हम कहेंगे कि तो डाउन सिंड्रोम की रेंज से भी पीछे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जो कि सही नहीं हुआ, जो कि हमें करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जाहिर है अगर वो टाइम गुजर जाता है वो पहले 3 से 5 साल का, तो वो कोशिश, ऐसा नहीं है कि कोशिश बेकार है, कोशिश फिर भी करनी है, लेकिन इतनी करामत नहीं आती। तो इस वजह से हम देखते हैं अगर एक बच्चा है जो कि समझे कि 3 साल हो गए, वो नहीं चल रहा अभी तक, और मोस्ट ऑफ द टाइम 1 to 4 ईयर्स में चल रहा है बच्चा, तो हम देखेंगे क्यों नहीं चल रहा, क्या हो रहा है। इनकी फिजियोथेरेपी अगर हो भी रही है, सही जगह से हो भी रही है कि नहीं हो रही, सही चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, कोई और चीज तो नहीं है, क्या पता इनकी कोई नस दब रही हो, क्या पता है MRI वगैरह करने की जरूरत हो, क्या पता कोई मेडिकल इशू चल रहा हो। तो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए गाइड है। और फिर ये मेरी आखिरी स्लाइड है, ये आ जाता है बेसिकली कि ये टीम अप्रोच है। इसमें इस टीम में बहुत से और दायरे भी हैं जो कि मैंने जानबूझ के नहीं डाले, क्योंकि हर बच्चे को एक इंडिविजुअल की नीड पड़ सकती है। लेकिन बीच में आपके पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं जो कि आपको बार बार देख रहेंगे, नज़ले जुकाम बुखार होगा वो देखेंगे, टीके वो लगवाएंगे, वो सब चीजें करवाएंगे। और फिर ये पूरी टीम मौजूद है जिसमें हर स्पेशलिटी का मैंने रोल आपको बताया। जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जिस तरह आपका नाम क्या है? डॉक्टर रहमान। जैसे डॉक्टर रहमान, आप अडल्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं बच्चों के? एडल्ट को तो खास बच्चों के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एक्चुअली आई एम आल्सो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जी। तो कराची में अब माशाल्लाह से एटलीस्ट आई नो 4 पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और भी अब ट्रेनिंग हो रही है। और फिर ये कि फिजिकल थेरेपी वाली टीम का मैंने आपको बता दिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, अगर सर्जन वगैरह की जरूरत पड़े, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, ENT के डॉक्टर्स, तमाम ये चीजें आपको जरूरी हैं। और कुछ बच्चों को कुछ और की भी जरूरत पड़ेगी, डेंटल कुछ खास टीम की जरूरत पड़ती है, कुछ और ऐसी चीजें होती हैं। तो टीम अप्रोच के जरिए ही हम उस ऑप्टिमल आउटकम पे पहुंच सकते हैं जो कि हमें हर बच्चे के लिए चाहिए। तो इससे मैं जो है वो अपनी टॉक का इख्तिताम करूंगा। अगर आपको सवाल है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आपने डाउन सिंड्रोम के बच्चों में बहुत सारी डिजीजेस बोले। मेरे बच्चे को 2.25 साल है, मीर मोहम्मद को, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई मेजर मसला उसमें नजर नहीं आया। और बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फीचर्स अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये जो फीचर्स आपने बताए, जो डिजीजेस हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, हेयरिंग्स का, ये ज़रूरी है कि 2-2.5 सालों में अगर नहीं हुआ तो आगे होने के इम्कानात हैं, हो सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं तक ऐसा कोई मसला सामने नहीं आया जी। तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे इसको क्लियर करना चाहिए था आपसे। आप जितनी भी चीजें देख लें, किसी में भी आपको 100% नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि 100% बच्चों में होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है जी।
उसके अंदर डिपेंड करता है कौन सा मसला है। हियरिंग का मसला अगर 6 माह पे नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि 6 साल पे नहीं आएगा, ठीक है ना, वो आगे भी आ सकता है। थायराइड का भी ये मसला है कि अगर 6 माह पे नहीं है, जरूरी नहीं है कि 6 साल पे आ सकता है। थायराइड का जी हाँ, ये डॉक्टर रहमान की तरफ मैं सवाल भेजूंगा क्योंकि वो एडल्ट के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। सवाल ये है कि जिस माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म हो, क्या उसके बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म का चांस ज्यादा होता है? मेरे तजुर्बे में थोड़ा सा है। अगर किसी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी TSH लो हो जाता है, FT3 FT4 जो है ना वो नॉर्मल है और TSH लो है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें नॉर्मल अमल होता है, बहुत सारे मदर्स को ये होता है। तो मैं कह रही हूँ अगर ऐसा मदर जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो TSH का मसला था वो लो था और बेबी भी डाउन सिंड्रोम का है, तो इसमें उस बच्चे को हो सकता है ये मसला फिर आगे, अभी तक तो नहीं है। डॉक्टर रहमान आपसे मदर के लिहाज से बताएंगे, मैं आपको बच्चे के लिहाज से बता दूं। माँ का थायराइड नॉर्मल है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बच्चे का जो ब्रेन है वो वीक 8 और वीक 14 के दरमियान डेवलप होता है। बच्चा जो है अपनी थायराइड प्रोडक्शन स्टार्ट करता है वीक 15 को, 15 वीक को ना। तो इसमें ये जो वक्त है बड़ा क्रूशियल होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए थायरॉक्सिन जितना ज़्यादा हो बेहतर हो। जहाँ तक TSH का मामला है, TSH लो होने का मतलब ये होता है कि थायरॉक्सिन ज़्यादा है और TSH हाई होने का मतलब ये होता है कि थायरॉक्सिन कम है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि थायरॉक्सिन TSH जो है वो लो रहे। आइडियल TSH जो है, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, वो पहले ट्राइमेस्टर में यानी 3 महीने में 2.5 से कम हो और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी महीने 3 से लेकर महीने 9 तक वो 3 से नीचे हो। ये आइडियल है। और अगर ये आइडियल नहीं हो यानी कि TSH हाई हो, थोड़ा भी हाई हो, तो बच्चे के डेवलपमेंट पे नुकसान हो सकता है। दूसरा आपने सवाल किया कि अगर माँ को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल मैंने ये सही समझा कि तो बच्चे को क्या हो सकता है। किसी भी फैमिली हिस्ट्री हो थायरॉक्सिन के प्रॉब्लम की, थायराइड प्रॉब्लम की, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि एंटीबॉडीज जो हैं तो वो बच्चे में ज़्यादा हों। आम तौर पे तकरीबन 12 से लेकर 14% जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं और तकरीबन 5-6% जो हैं उनको बाकायदा थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो वो तमाम ख़वातीन जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके बच्चों में अगर ख़ास करके वो फीमेल हो, थायराइड के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर रहमान ने। तो यही है कि और आपके यानी कि जो बच्चे को अगर थायराइड का मसला होता तो वो एक तो डाउन सिंड्रोम अगर है तो उसकी तो अपनी टेंडेंसी है, आपकी जो मसला है उसकी वजह से नहीं होता, ठीक है जी। ये डाउन सिंड्रोम में भी क्या इंटेंसिटीज होती हैं, क्योंकि वी सी फ्यू डाउन सिंड्रोम जिनमें बहुत माइल्ड फीचर्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि few people miss, few doctors miss the Down syndrome those children। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें भी अगर वो बच्चे जिनमें डाउन सिंड्रोम के बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं तो they are more likely to have these problems more rather than those children who have very mild Down syndrome features। तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस या उनमें बाकी होने के कारण क्या कम होते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये भी समझे कि हर फैमिली से हमें ये सवाल आता है, ये खासतौर पे पैदाइश के बाद जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या हमारे बच्चे को माइल्ड डाउन सिंड्रोम है या सीवियर वाला डाउन सिंड्रोम है। मेरा जवाब ये होता है कि डाउन सिंड्रोम है, ठीक है ना। एक रेंज होती है आउटकम की और वो आप एक तो पैदाइश पे बता नहीं सकते कि आगे जाके आउटकम क्या होगी, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत पहले 3 साल में हो और वो माहौल और वो सारी परवरिश, वो सारी अच्छी चीजें होती रहें तो आउटकम बेहतर की तरफ जाएगी, ठीक है। जो दूसरा आपका सवाल था कि फीचर्स पे अगर इतने ज्यादा रिकग्नाइजेबल फीचर्स नहीं हैं तो क्या इसका मतलब कि ये डाउन सिंड्रोम की आउटकम बेहतर होगी। इसका जवाब है कि कोई रिलेशन नहीं है फेशियल फीचर्स की इंटेंसिटी या रिकग्निशन पे और डाउन सिंड्रोम की आउटकम पे, या फिर इनमें से जितने फीचर ले लें। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि जिन बच्चों को हार्ट डिजीज है 50% को उनका डाउन सिंड्रोम सीवियर वाला है।
हमारे तजुर्बे में ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जिनको हार्ट डिजीज नहीं था, लेकिन उनकी डेवलपमेंटल आउटकम या स्पीच वाली आउटकम इतनी अच्छी नहीं रही। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पैदाइश के पहले हफ्ते में सर्जरी करानी पड़ी, बहुत मेजर सर्जरी हुई, पहले 6 महीने अस्पताल में गुजरे, लेकिन माशाल्लाह से उनका आउटकम बहुत अच्छा है। तो जो आप बाहर फीचर्स देख रहे हैं उनसे आप जज नहीं कर सकते कि सीवियर है, क्योंकि हर चीज की अपनी सिवियरिटी है। आप हार्ट को देख के कह सकते हैं कि हाँ आपके बच्चे को जो हार्ट वाला मसला है डाउन सिंड्रोम का वो माइल्ड है या सीवियर है, ठीक है। या आप हियरिंग प्रॉब्लम्स देख के कह सकते हैं कि आपके बच्चे को ऐसा हियरिंग प्रॉब्लम है जो कि लंबा चलेगा, या ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप एक चीज लेके दूसरी चीज के ऊपर नहीं आ सकते, ठीक। अगर पैदाइश पे आपने हॉस्पिटल डिस्चार्ज पे एको कर लिया और डॉक्टर ने आपको बताया कि एको बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आगे जाके दिल में सुराख नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है कि कुछ मसले आपने एक दफा क्लियर कर दिए वो जिंदगी भर क्लियर रहेंगे। हाँ बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे शुरू से एक तो मैं कॉन्फिडेंट रही हूँ, दूसरे एक पॉजिटिव सोचती हूँ। जब भी मैं फर्स्ट टाइम मुझे पता चला डॉक्टर मारिद आलिया ने मुझे शुरू में बताया कि मुझे भी डाउन सिंड्रोम है, एक तो मैंने उसमें ज़्यादा परेशान नहीं की, फिर मैंने कहा अपना वक्त देकर मुझे खुद करो, तो भी मैं मुख्तलिफ काफ़ी टेस्ट करवाए थे जमात से भी और आमिर खान से भी, डॉक्टर शर्मा मुझे से मुझे फाइनल हुई, तो मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के बारे में आदत है, तो उसमें मुझे मसाइल नजर नहीं आए। अब जो आपने इस बारे में बताया तो दिल में भी थोड़ा शोभा है कि अल्लाह ना करे मसाइल हो जी, प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, और बिल्कुल देखिए मकसद ये नहीं था कि आप माशाल्लाह से खुश थी, पॉजिटिव थी, को खुदा न खासा आपके अंदर अब आप खदशे डाल दें या नेगेटिव कर दें, लेकिन ये वो मसले हैं जो कि आगे जाके पता चलते हैं और अगर शुरू में पता चल जाए तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक जी, जरूर, बिल्कुल आप आएँ। तो जब भी आप आएंगे हमारे पास, फिर वो हम आपके लिए टाइम टेबल बना देंगे और फिर जिसके पास जाना होगा आपको गाइड कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। कोई भी टेस्ट नहीं करवाया, वैसे मुझे लगा कि बिल्कुल साइकिलिंग भी करती है, हर चीज करती है, माशाल्लाह। तो ये इनके हार्ट से करवाना चाहिए हमें। अगर पैदाइश पे नहीं हुआ था तो एक दफा करवा लें, वो बेहतर है, क्योंकि कभी कभार कुछ माइनर ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, दांतों का कुछ मसला हो तो कुछ करना पड़ता है। एक दफा का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, एक दफा करवा लें तो इत्मीनान हो जाएगा। इको की बात कर रहा हूँ, और इससे थायराइड का टेस्ट वगैरह ये सब होना चाहिए। अगर उनकी स्पीच बहुत अच्छी है और अच्छी चल रही है तो हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि फिर हियरिंग का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पीच अच्छी नहीं है तो फिर हियरिंग से फायदा होगा। विजन का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि वो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, आपका सवाल जी। Question is कि my daughter was had a VSD, so she had an early surgery as well, पूरा हो गया। The vaccine you talked about, क्या is it necessary कि अब मुझे वो वैक्सीन कराना पड़ेगी या क्या? ये जो है ना, आप अपने जो हार्ट के डॉक्टर हैं जिनसे आप फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछिएगा। कभी कभार ऐसी सर्जरी करेक्शन वाली होती है जिसमें लंग की जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहती है। अगर लंग्स नॉर्मल रहते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लंग्स पे कुछ असर है या लंग्स का ब्लड फ्लो एब नॉर्मल है या बार बार निमोनिया वगैरह हो रहा है तो फिर इसकी जरूरत पड़ती है, तो हार्ट के डॉक्टर आपको गाइड कर सकेंगे। ये उन्होंने हाथ उठाया था, एक मिनट जी। बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चों की, आई वुड से 10-12 प्लस वाली एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई 5 साल का बच्चा है, उसकी जो है स्पीच अच्छी चल रही है, लेकिन उसको आगे जाके हो सकता है कुछ ऐसा इफेक्ट हो जो कि वो, तो उनको ज्यादा बाकायदगी से करना चाहिए। अच्छा, जैसे मेरी बेटी 10 years old है, ठीक है, वो फुल सेंटेंस नहीं बोलती, लेकिन अगर मैं बुलवाऊं तो वो माशाल्लाह एक्यूरेट बोल देती है, तो ये किस सेंस में आएगा कि उसकी स्पीच अच्छी है या अच्छी नहीं है? इसका जो सबसे बेहतरीन जवाब आपको स्पीच थेरेपिस्ट देंगे। अच्छा। ठीक है ना, अगर आप उनसे पूछें कि उनके तजुर्बे में जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उसके लिहाज से इनकी स्पीच कैसी है। कभी कभार बच्चे आदतन कुछ चीजें नहीं करते, लेकिन उनको आपको बुलवाना पड़ता है, तो ये कभी कभार प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, तो वो आप स्पीच थेरेपिस्ट से पूछें, वो आपको बताएंगे। सर मुझे इस हवाले से तो खैर नहीं पूछना, लेकिन ये मुझे पूछना है कि जैसे अगर मेरा जो है बेटा डाउन सिंड्रोम, अब मुझे ये पूछना है कि अगर जो आगे मेरी फैमिली आएगी, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, इन हिज फैमिली या मेरे जो क्लोज रिलेशन में है भाई बहन के बच्चे, उसमें कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
तो इसमें यह है कि ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं आमतौर पर पहले विजिट पे, और पहले विजिट पे इतनी बातें हो गई होती हैं और इतनी इमोशनल समझे एक अप डाउन हो गई होती है फैमिली की कि ये वाली बातें जो होती हैं वो बिल्कुल पीछे चली आती हैं और लोग भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि 95 to 98% बच्चे जो कि डाउन सिंड्रोम के होते हैं वो इस वजह से होता है, कुदरती तौर पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 आ जाता है। ठीक है, किसी की फॉल्ट नहीं, किसी की गलती नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 हो, जो यानी कि वो जो कैरियोटाइप जो लैब वाली रिपोर्ट पे आता है उसमें 3 कॉपी अलग नजर आ रही हो, तो उसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, तो फिर अगले बच्चे का चांस आम तौर पे तकरीबन 1% होता है, यानी कि 99% चांस है कि डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, और फिर मदर की एज पे डिपेंड करता है। अगर मदर की एज 35-36 से ज्यादा हो तो फिर वो रिस्क 1% से थोड़ी सी और बढ़ जाती है, 1 in 100 के बजाय 1 in 80 हो सकती है। 40 तक आप अप्रोच करें तो 1 in 65 तक आ जाती है, इस तरह करके हो जाती है। ठीक है, 2% ऑल ओवर जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पूरी फुल एक्स्ट्रा कॉपी 21 की नहीं होती, वो जो 21 क्रोमोसोम होता है किसी और क्रोमोसोम पे जाके लगा हुआ होता है। और आमतौर पे जब ऐसा होता है तो हो सकता है वालिदैन के क्रोमोसोम्स भी इस तरह यानी कि ट्रांसलोकेट हो गए हों, उनके कॉपीज टोटल 2 ही हैं लेकिन बच्चे के अंदर 3 कॉपी आ गई हैं उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से। उन फैमिलीज में थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है, तकरीबन 15% तक का चांस हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां 2 क्रोमोसोम 21 एक के ऊपर एक लगे होते हैं, उसे हम 21-21 ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगर किसी वालिद या वालदा में ऐसी बात हो तो फिर 100% चांस हो सकता है कि उनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो, वो बहुत ही कम होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो क्रोमोसोम एनालिसिस करवाते हैं ना डाउन सिंड्रोम के लिए, वो इस वजह से नहीं कराते कि हम श्योर हैं कि नहीं है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्जामिनेशन पे ही बता सकते हैं, वो इस वजह से ही कराते हैं कि फुल 3 कॉपीज ऑफ 21 है या ट्रांसलोकेशन वाली 21 है, वो उससे हमें गाइड होती है। ठीक, आपका सवाल का जवाब क्लियर हुआ? हाँ, तो अगर अगर आपके बेटे का 3 कॉपीज हैं, इसका मतलब कि जो आपके और बच्चे हैं उनकी कॉपीज नॉर्मल हैं और उनकी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए डाउन सिंड्रोम के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको मैं हमेशा क्लियर करता हूं, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर जरूर है लेकिन फेमिलियल डिसऑर्डर नहीं है, मौरूसी मर्ज नहीं है, ये विरसे में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। बहुत ही, वो जो मैंने कहा सिर्फ 2% ऐसे टोटल फैमिलीज होंगी जिनमें वो वाला फिनोमेनन होगा, 98% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आपका सवाल? ऐसे आप जो ये बात कर रहे हैं, मेरी बेटी है उसके बाद मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो टिपिकल है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे तो अगर इनकेस नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो मैंने तो अभी भी चेक नहीं करवाया था, लेकिन फिर क्या चेक करवाना चाहिए क्या प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इस पे मैं टच जरूर करूंगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये कि एक दफा आपका एक बच्चा हो गया है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है, और अब दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हो रही है और आप हमसे आके पूछते हैं कि क्या रिस्क है, और हम आपको यही बताते हैं कि रिस्क 1% है आमतौर पे जो हम रिस्क देते हैं, जो कि आम औरतों से शायद ज्यादा हो लेकिन ओवरऑल फिर भी कम है। ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे? ठीक है, ये बहुत जरूरी सवाल है और ये थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि एक बहुत ही एक इमोशनल डिसीजन आ जाती है फिर। ठीक है, मेरा हमेशा वालिदैन से सवाल होता है कि चांस कुछ भी हो, अगर पता चल जाए अगली प्रेगनेंसी में कि डाउन सिंड्रोम आ गया है तो आप क्या करेंगे? और उसका कोई दुरुस्त जवाब नहीं है क्योंकि हर फैमिली अपनी खुद डिसीजन बनाएगी और उनको बनानी चाहिए। इसमें मैं एज अ डॉक्टर कहूं कि जी आपको प्रेगनेंसी खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेहतर चीज है, बिल्कुल गलत होगा। या अगर मैं कहूं कि आप अल्लाह का नाम लेके चलाएं क्योंकि अल्लाह की देन है, प्रेगनेंसी खत्म करना गलत बात है, वो भी गलत बात होगी मेरी तरफ से क्योंकि मेरी डिसीजन नहीं है ये आपकी डिसीजन है। ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी चीज है और ये एक मैं कहूंगा कि कम्युनिटी की भी डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है जो कि हर फैमिली को अपने लिए लेनी है। कुछ फैमिलीज के लिए दुरुस्त होगा कि वो
प्रेगनेंसी रोक लें, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एक और बच्चा है जिसको डाउन सिंड्रोम है, उसका ख्याल नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो आपका नहीं है, वो उनका होगा। कुछ के लिए ये दुरुस्त होगा कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि वो समझते हैं कि इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा वो एक बच्चे से करते हैं, उससे ज्यादा वो दूसरे बच्चे के लिए करेंगे। अगर उसको डाउन सिंड्रोम हुआ या नहीं हुआ वो अल्लाह की नेमत है, और वो भी हमें उनको बिल्कुल जो है 100% हम उनको सपोर्ट करेंगे। कभी कभार डाउन सिंड्रोम कम्युनिटीज में ये बहुत ही एक समझे एक कहेंगे कि एक बैटल है कि, और इमोशनल बैटल है कि एक तरफ से आप डाउन सिंड्रोम के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हेल्दी बच्चों की तरह, इनको वही राइट्स दीजिए जो कि दूसरे हैं, और फिर आप पर्सनली ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा एक और बच्चा हुआ तो मैं नहीं रख सकते उसको। तो वो बहुत ही एक बड़ा इमोशनल जो है वो बैटल है, और उस बैटल का आउटकम ना मेरे हाथ में है, ना किसी तीसरे आदमी के हाथ में, वो उस इंडिविजुअल हाथ में, ठीक है, मदर के हाथ में है, फादर के हाथ में, जो मदर और फादर के जो सपोर्ट वाले फैमिली हैं, ठीक है। तो मैं इसमें हमेशा बहुत ओपन डिस्कशन करता हूं। मैं खुद डाउन सिंड्रोम का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, ठीक है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं फैमिलीज को एजुकेट करूं डाउन सिंड्रोम क्या चीज है, क्या हो सकता है, लेकिन मेरा फर्ज ये भी है कि मैं उनको बताऊं कि एक रेंज है। अगर मैं सिर्फ यही बताऊं कि जी डाउन सिंड्रोम की आप फिक्र ही ना कीजिए, देखिए इतने अच्छे बच्चे माशाल्लाह चल रहे हैं, मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा है, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, तो मैं, अगर आपको डाउन सिंड्रोम का कुछ इल्म ना हो तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, वो गलत बात होगी, ठीक है। हमें उम्मीद जरूर दिलानी है, अच्छी बातें करनी है, और अच्छी बातें आप लोगों ने सब देखी हैं, लेकिन आप लोगों ने चैलेंजेस भी देखे हैं, आपने वो तारीख वक्त भी देखे हैं, आपने मुश्किल वक्त भी देखे हैं, घर वालों से भी आपने वो बातें सुनी हैं जो कि आप सोचेंगे कि बहुत ही, यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन वो चीजें होती हैं, ठीक है, और वो किसी तीसरे आदमी के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ओपन डिस्कशन इसकी जरूरत है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें ओपन डिस्कशन करना चाहिए और लोगों को वो आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी डिसीजन लें। अगर आपके लिए एक चीज दुरुस्त है तो हो सकता है दूसरे आदमी के लिए दूसरी चीज दुरुस्त हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जो आपने सवाल पूछा है प्रेगनेंसी वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप क्या करेंगे, और अगर आपके जहन में ये है कि आप कोई डिसीजन लेंगी उस डायग्नोसिस के बेस पर, तो फिर हम टेस्ट की बात कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किया जाए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट हो, ब्लड का टेस्ट हो, क्रोमोसोम हो, नीडल टेस्ट हो, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन उस टेस्ट से पहले ये है कि अगर पता चल गया तो आपका क्या होगा, क्योंकि जाहिर है हर आदमी की दुआ होगी कि ना हो, ठीक है ना, लेकिन चांस जरूर है कि हो जाएगा। तो इंसान को पता होना चाहिए कि वो करेगा क्या, और अगर इंसान श्योर नहीं है कि वो क्या करेगा तो बेहतर है कि टेस्ट ही ना कराएं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर जो अजियत होगी ना आपके, टेस्ट से पता चल गया कि है या नहीं है, करें या ना करें, वो जो आपके फिर 8-9 महीने गुजरेंगे वो बहुत अजियत वाले गुजरेंगे। बहुत सारी माएँ ऐसी बैठी हैं, हमारी बच्चियां। एक सवाल और कहना था, आपने बताया था जिन बच्चों को कार्डियक इशू होता है उनको 3 मंथ के बाद एक वैक्सीनेशन होती है। मैं थोड़ा काफी नहीं, वो जो वैक्सीनेशन की बात हुई थी वो उन बच्चों की होगी जिनको कोई लंग का या हार्ट का मसला होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह का मसला हो, तो वो हार्ट के डॉक्टर आपको गाइड कर सकेंगे, ठीक है। डॉक्टर बाबर से लास्ट हुआ था, हाँ, 3 मंथ पहले, अगर वो इतनी बेहतरीन तरीके से फिक्स हो गया है कि फिर लंग्स की शरियानों में कोई मसला नहीं है तो फिर शायद जरूरत ना हो। हाँ, वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक जी। तो फर्स्ट बेबी में तो पता ही नहीं चला, दूसरे में मैंने CVS4 कैरियोटाइपिंग करवाई तो उसमें पॉजिटिव, मतलब क्लियर है कि बच्चा नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के दौरान आपने कैरियोटाइपिंग करवाई थी, नीडल टेस्ट के जरिए जो होता है, 11 से 12 से 14 वीक्स के दरमियान वो होता है, तो 15 डेज के बाद रिजल्ट भी आ जाता है। तो उसमें ये था कि बच्चा नॉर्मल है, यानी ऐसे क्रोमोसोम्स नहीं है उसमें। अब मैं थर्ड फिर, लेकिन तो फिर मैं आपसे ये सवाल है कि हर बच्चे में CVS करना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बाजू का तो डाउन सिंड्रोम बेबी है ना वो नजर नहीं आता, और एंटी स्कैन में भी और अल्ट्रासाउंड में भी। तो सर क्या ये बात सही है कि CVS4 कैरियोटाइपिंग ही जरूरी है, अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं आता? क्योंकि अभी मैं खुद इस मरहले से गुजर रही हूँ और मैंने मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए हैं। अभी मैं दोबारा तनवीर जुबैरी के पास उन्होंने मुझे भेजा है, लेकिन डॉक्टर्स जहनी तौर पर मुझे ये कह रहे कि ये
हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये क्लियर है क्योंकि आपने सीवीएस नहीं करवाया, लेकिन इस बार मैं मेंटली तौर पर सीवीएस के लिए प्रिपेयर नहीं थी। जी और मैं करवाना भी नहीं चाह रही थी। बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, जो चीज आप नहीं करवाना चाह रही कोई भी डॉक्टर आपसे नहीं करवा सकता, ठीक है। आपकी हेल्थ, आपके फ्यूचर आपके हाथों में है, तो कभी भी कोई भी डॉक्टर आपसे आप ये कहे ना कि ये चीज करवानी है, आपके हाथ में, आप सुने, आप सवाल पूछें। हाँ, नहीं, वो अगर आपको समझ आती है तो आप कराएं, अगर आपको जी जी तो उसका मैंने जवाब दिया था 1% चांस होता है, आम तौर पे डिपेंड करता है क्या क्रोमोसोम्स का रिजल्ट आया हो और आपकी एज क्या है, ठीक है। 35 से पहले 1% चांस होता है, ठीक। जहां तक एक्यूरेसी की बात आई, अल्ट्रासाउंड 100% एक्यूरेट नहीं है। जो प्रेगनेंसी से पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोन्स वगैरह के या मार्कर्स के, वो भी 100% नहीं है। कुछ लोग 80%, कुछ लोग 90% की एक्यूरेसी उस पर कोट करते हैं। जो नीडल टेस्ट होता है CVS का या एमनियोसेंटेसिस का, वो तकरीबन 100% एक्यूरेट होता है, उसमें भी कुछ माइनर चांसेस होते हैं। लेकिन अब एक नया टेस्ट आ गया है जिसे कहते हैं फीटल DNA टेस्टिंग, ठीक है, जो कि या नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो आप 7 वीक्स से करवा सकते हैं। मदर के ब्लड में वो बच्चे के क्रोमोसोम्स का टेस्ट कर लेते हैं। ये टेस्ट आमतौर पे बाहर जाता है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इसकी कॉस्ट अभी हमने निगोशिएट की, एक लैब अमेरिका में है, तो तकरीबन $300 में वो ये टेस्ट कर रहे हैं। $300 यानी कि तकरीबन लगभग 40,000 रुपए हो गए, ठीक है। उससे पता चल जाता है। लेकिन सबसे जो मैंने पहले सवाल आपसे कहा था ना कि ये सारी चीजें, चाहे वो नीडल टेस्ट हो, चाहे वो ये वाला टेस्ट हो, आपको अपने जहन में करना है। अगर आपको पता चल गया तो आप क्या कुछ अलग डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आपका डिसीजन प्रेगनेंसी रखने या ना रखने से बदलेगा उस टेस्ट के बेसिस पे, तो आप जरूर कराएं। लेकिन अगर आपने जहन में कर लिया है कि प्रेगनेंसी रोकना आपके लिए ऑप्शन नहीं है, वो आप नहीं करेंगे, तो बेहतर है कि आप वो टेस्ट ना करें। डॉक्टर जो है ना, वो मरीज से ज्यादा डॉक्टर मुतमईन नहीं। उसमें थोड़ी सी ये टेंडेंसी है कि हम मरीज को बताते हैं कि क्या करना है, हम उनसे पूछते नहीं हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये थोड़ा सा एक कल्चर चेंज आना चाहिए और हल्के हल्के आ रहा है। इसे अंग्रेजी में कहते थे पैटर्नलिस्टिक मेडिसिन, कि जी डॉक्टर जो है वो एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है, वो आपसे बहुत ज्यादा अजीम शख्सियत है, ज्यादा जानता है आपसे, और वो आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का मकसद जो है आपकी मदद करना है, आपको एजुकेट करना है, आपको काउंसिल करना है, आपको समझाना है, ठीक है। और फिर आपके साथ मिलकर मैं तो इसी के बगैर आपके लिए जो बेहतर डिसीजन है वो आपकी मदद करना है उस तक पहुंचने में, ठीक है। डॉक्टर कभी भी ये नहीं समझ सकेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप बेहतर समझेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपने बताया कि जो डाउन सिंड्रोम बेबी है उसके बाद जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने कहा ना कि जिस तरह वो एटलेंटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी थी, वो भी स्पाइन का मसला है, क्योंकि वो सर्विकल स्पाइन जो नेक में होती है उसका मसला है। तो आमतौर पे सर्विकल स्पाइन में ज्यादा मसला होता है। बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जिनको नीचे लोअर स्पाइन में मसला होता है। तो मेन चीज आपके जो रेगुलर डॉक्टर जो आपको देख रहे हैं, पहले उनके पास ले जाइए, देखिए, उनको टेस्ट करना चाहिए देखने के लिए कि नसें तो नहीं दब रही, कुछ ऐसी चीज तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर वो हो रहा हो तो नेक्स्ट टेस्ट MRI होगा, फिर या तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन देखेगा आपको, ठीक जी। नॉर्मल हमारी जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करवाती है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, नॉर्मली एक लिमिट में होती हैं। तो हमें डाउन्स के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का जरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी, तो आई थिंक अच्छी बात यह है कि पिछले चंद सालों में जो गवर्नमेंट का जो EPI वाला जो स्केड्यूल है, जो कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन है, उसमें काफी एडिशन हुए हैं। 2-3 ऐसी वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, वो अब उसमें आ गई हैं। और अब इंशाल्लाह हमने सुना है कि अगले 6 माह में जैसे टाइफॉइड की भी वैक्सीन आ जाएगी, कुछ और भी ऐड हो जाएंगी। हम उनके साथ काफी मेहनत कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम के लिहाज से कोई एक्स्ट्रा वैक्सीन अगर चाहिए हो तो वो 23 वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन की जो मैंने बात की ये है। एक और वैक्सीन आती है, वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो RSV एक वायरस होता है, उसके खिलाफ एक वैक्सीन है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है और वो सीजनल होती है, तो वो सीजन में लगानी पड़ती है। और उन बच्चों को खास तौर पे जिनको हार्ट डिफेक्ट या लंग का मसला हो, तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके सिवा कोई और खास वैक्सीन नहीं है जो कि खास हम डाउन सिंड्रोम के बच्चों को दें। जो एक चीज
हमें करनी चाहिए जरूर, लेकिन जो सालाना करनी चाहिए फ्लू वैक्सीन जो है वो अब मार्केट में मौजूद है, वो हमें लगवानी चाहिए। वो आम स्केड्यूल में नहीं है, लेकिन उसकी जो एज कट ऑफ है मुझे देखना पड़ेगा, या तो 6 माह के बाद, आई थिंक 6 मंथ से ज्यादा हो, उस पर लगा सकते हैं। जी सप्लीमेंट है जी, अगर आप वो इंक्रीज कर दे डाइट में, या आप एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दें बच्चों को, इट इंक्रीजेस ब्रेन फोकस या ब्रेन का फंक्शनिंग। I haven't started yet, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितना वाकई में। देखिए, इस तरह की सप्लीमेंट्स वगैरह की बहुत रिसर्च होती रहती है, और कुछ स्टडीज आपको मिलेंगी जिसमें सपोर्ट होगी कि जी कुछ करता है, कुछ में ऐसा मिलेगा कि कुछ नहीं करता। तो उसमें मेरा जनरल पॉलिसी ये होती है, इसमें जो आप और भी ये जैसे ऑल्टरनेट मेडिसिन कह लें या जो और भी हकीमी वगैरह दवाएं कह लें, मैं कहता हूँ कि देखिए अगर आपको पता है कि क्या चीज़ है ये, और आपको पता है कि सही तरीके से बनी हुई है, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें जो आपको पता ही ना हो कि इसमें है क्या। मसला क्या है कि हमारी टेंडेंसी होती है, जो हमारे ऑल्टरनेट वाले जो प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो होम्योपैथ हों चाहे वो हकीम हो, कि वो ऐसी दवाएं देते हैं जिनका हम ट्रेस नहीं कर सकते कि केमिकल कौन सा है, और ज्यादातर बिल्कुल सही होते हैं और सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैसों की खातिर स्टीरॉइड वगैरह दे देंगे या कुछ ऐसी चीजें दे देंगे जो कि बच्चों को हार्म कर देगी। तो वो आपको फिर अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं हमेशा होम्योपैथी पे और हकीमी दवाओं पे कहता हूँ कि देखिए मेरी नॉलेज नहीं है, तो अगर कोई हकीम आके ये कह दे कि जी हार्ट सर्जन को कुछ नहीं पता, तो वो गलत होगा क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है। उसी तरह मैं आके कह दूं कि जी हकीम को कुछ नहीं पता, वो गलत होगा क्योंकि मैंने उनकी हिकमत नहीं पढ़ी। ठीक है ना, तो ये है जी। पोलियो के ड्रॉप्स जो पिलाते हैं जी वो सही होते हैं या? बिल्कुल सही है, और पॉलिसी क्योंकि आजकल बहुत एक आउटब्रेक चली हुई है, ड्राइव है, तो अगर रिपीट भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक रेडियो पे टीवी पे भी लोग यही कह रहे हैं कि वो आते हैं हर 3 से 6 माह बाद एक ड्राइव चलती है, और उनको ये कहा जाता है कि अगर वालिदैन कहें कि एक दफा पिलाया हुआ है तो फिर भी पिला दें, नुकसान नहीं है। और वाकई है, ये नुकसान नहीं है, उससे इम्यूनिटी अगर एक बन रही है तो ज्यादा नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि आप बार बार आप और कह दें नहीं जी हर महीने ले जाए पिलाने के लिए, लेकिन ज्यादा देने से अभी तक हमने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है। उसकी एज लिमिट ऐसा कोई है नहीं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है उसकी। हाँ, अगर ना पिलाएं तो मेरा ख्याल है आपके बच्चे को नुकसान है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उनको फिर पोलियो का खदशा हो सकता है, और पोलियो अभी तक मौजूद है हमारी कम्युनिटी में। क्या कह रहे? हाँ, अगर लग चुका हो, देखिए इसकी भी एक कोर्स होते हैं ना, कुछ बच्चों को बार बार देना पड़ता है क्योंकि आंत में अगर सही तरीके से जज्ब ना हो ये वो, तो अगर वैक्सीन ड्राइव चल रही है, दोबारा से पिलाने का मौका है, तो कोई हर्ज नहीं है पिलाने में। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।